ये शेख अब्दुल्ला की तरफ इतना झुकाव क्यों था नेहरू का? फिर उसको लगा कि ये तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से ज़्यादा धंधा चलेगा नहीं, तो नाम बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा। और कम्युनिस्टों को लगा कि अच्छा मोहरा है, कम्युनिस्ट तो भारत को एक राष्ट्र मानते ही नहीं। 1946 में उन्होंने आधिकारिक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि भारत एक देश था ही नहीं, 16 देश को मिला के भारत बना है और इसको आज़ादी यानी 17 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में इसको आज़ादी मिलनी चाहिए। सेक्शन 370 एंड 35A का, इसमें आरएसएस का क्या रिजोल्यूशन तभी रहा? 370 के कारण अलगाववाद का एक अलगाववाद की एक विषय लोगों के मन में चलता है कि मेरा सब विशेष अधिकार है। आज भी अगर 370 जाने के बाद अगर कोई वहाँ दुखी है, अधिक लोग ये सोच के दुखी हैं कि मेरा विशेषाधिकार था कुछ नहीं। बुक में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि उनका उद्देश्य ये था कि सारे टॉप लीडर्स को मार दिया जाए और जो रेड फोर्ट है उस पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाए, और वो भी मुस्लिम लीग के वही लोग जो हमारे लोकसभा में बैठ के सेक्युलर बन रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आणविक शिकी विचार मंच में। ये नवंबर 2023 एडिशन है और देखते देखते अभी सुन हम 1 साल कर लेंगे कंप्लीट। आणविक शिकी का मतलब बता देता हूँ। तो पहली बात, आई थिंक मैं नाम ही गलत प्रोनाउंस कर रहा था इतने टाइम तक। मुझे किसी ने बताया कि वो आणविक शिकी है। सो वह पे जो ई की मात्रा है वो लंबी है, वो बड़ी मात्रा है। और आणविक शिकी का मतलब होता है इंग्लिश में क्रिटिकल थिंकिंग। ये भी मुझे नया पता चला है। सो मैं पहले से उसको क्यूरोसिटी बोलता था या साइंस ऑफ इंक्वायरी बोलता था, बट हमेशा ही कुछ एक अलग अनुभव मिलता है। आणविक शिकी एक सब्जेक्ट भी हुआ करता था चाणक्य के टाइम पे, या उससे भी पहले होता होगा, जिससे जब हम लोग आजकल फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाके सीखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट ये हमारे यहाँ से ही ली गई है, ये हमें नहीं पता था। सो हम क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान दें, और इसी के साथ जो ये हमारा विचार मंच का उद्देश्य है ये भी हम पूरा करें। आज हमारे साथ है डॉक्टर रतन शारदा जी। सो प्लीज। रतन जी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये एक पंजाबी हैं जो मुंबई में रहते हैं। सो हम जो अभी आगे बातें करेंगे वो आपको समझ में आएगा कि जब हम पंजाब के ऊपर भी बात करेंगे या जम्मू कश्मीर पे बात करेंगे तो इनकी काफ़ी एक नेटिव अंडरस्टैंडिंग भी है उसकी। इन्होंने 2018 में पीएचडी प्राप्त किया था, और पीएचडी का जो थीसिस है वो यही बुक जो आज हम जिस पे डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन द आरएसएस वे, वो थीसिस उसी के ऊपर थी। तो वो थीसिस का टॉपिक ये था, अंडरस्टैंडिंग आरएसएस थ्रू इट्स रिजोल्यूशन, फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। सो इनने ये वाली, इसमें जो इनके गाइड थे, जो सुपरवाइजर होते हैं पीएचडी पे, उनका नाम था यशवंत पाठक जी। तो अभी आपने रतन जी को बहुत ज़्यादा न्यूज़ डिबेट्स पे देखा होगा, तो आप उधर से जानते ही है कि काफ़ी पॉपुलर है। CNN, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक बहुत ज़्यादा रेगुलरली आते हैं, और हमारे जो एक आइडियोलॉजी का एक जो पक्ष रखते हैं काफ़ी अच्छे से रखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन नाउ। बुक की आज हम एक, आप शुरू करें उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, पिछले हफ्ते मैं कैलीकट में था और यही विषय था। वो तो बहुत बड़ा राष्ट्रीय वो मंच था, राष्ट्रीय डिस्कशन था, केसरी प्रकाशन का 50वां वर्ष, और हर हफ्ते एक भाषण अखिल भारतीय स्तर के कार्यकर्ताओं का। उसमें आने वाले लोग अधिकतर मिडल एज थे। तो वहाँ के कार्यकर्ता ने कहा, देखिए इंटेलेक्चुअल विषय पे तरुण आते नहीं। मुझे सबसे बड़ी खुशी कि यहाँ पर आज जो मेजर शहर वो तरुणों का है, और रविवार के दिन तरुण पब में न जाके, फिल्म में न जाके, घूमने फिरने न जाके यहाँ को सुनने आए, चाहे जितने भी आए हैं, तो इसके लिए आपका बहुत अभिनंदन। उससे लगता है कि आप काफ़ी पॉपुलर हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस द आरएसएस वे, ये बुक जब मैं पढ़ रहा था, इवन लाइक एकदम स्टार्टिंग से ये बुक के आप देखेंगे कि इतनी अनहर्ड, अनसुनी, एकदम फैसिनेटिंग स्निपेट्स है हिस्ट्री के बारे में जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बुक इतनी प्रॉपर एकेडमिक अप्रोच है कि आरएसएस ने क्या किया था हमारा जस्ट प्री इंडिपेंडेंस, और उसके बाद में हमारे लास्ट के आई थिंक पोस्ट इंडिपेंडेंस के फर्स्ट 50 ईयर्स पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस है। ये बुक
हम सबको पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये जो हिस्ट्री बताती है ना बुक, ये हमने ना किसी पॉडकास्ट पे भी नहीं सुनी है ना हम, और अब तो वो एजुकेशन सिस्टम में जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो तो भूल ही जाइए, उसमें तो कुछ हमें उम्मीद ही नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट किया एकदम स्टार्टिंग में. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे जो सेकंड सरसंघ चालक थे गुरुजी गोलवलकर जी, उनको रिक्वेस्ट किया था, उनसे विनती की थी कि महाराजा हरि सिंह जी से, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, उनसे जाके बात करे और उन्हें कन्विंस करे कि इंडिया में एक्सीड करके वो एक्सेशन का अकॉर्ड साइन करे. ये चीज़ का प्रमाण पहली बात कहाँ है, और ये इतनी अनहर्ड चीज़ हमें पहले क्यों नहीं सुनने मिली? देखिए, जम्मू कश्मीर, ऐसा कहा जाता है कि बीबीसी ने कहा था कि नेहरू जी के मुकाबले में अगर कोई पब्लिक फिगर है जिसको लोग बहुत लोकप्रिय है, जो बहुत ज़्यादा जो भीड़ इकट्ठी कर सकता है, वो संघ के माधव सदाशिव गोलवल गुरुजी, ऐसा बीबीसी ने स्वीकार किया था. इतनी उनकी पॉपुलैरिटी थी. नेचुरली ये पॉपुलैरिटी सारे भारत में थी. तो जम्मू कश्मीर का मामला कैसे सुलझे, इस एंगल के ऊपर कई तरह काम चल रहे थे. ये सच है कि महाराजा ने उस समय स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन की थी कि यानी ना तो मैं पाकिस्तान से मिलूंगा ना भारत से मिलूंगा, मैं सोचूंगा. इसने बलूचिस्तान के कलात ने सोचा था कि हम सोच के जवाब देंगे, पाकिस्तान उसको खा गया. यही उसकी कोशिश भारत में भी थी. इसके लिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी थी. तो जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो सरदार पटेल ने गुरुजी को कहा कि उनको मिलने के लिए आप उनको प्रयत्न करिए. तो इसका प्रमाण पहले तो वहाँ के न्यूज़पेपर में था. वहाँ के जो उस समय महाराजा के दरबार के कुछ लोग थे, उन्होंने लिखित प्रमाण पत्र दिया कि गुरुजी आए थे, उनके चरित्र में लिखा है. लेकिन सबसे लेटेस्ट जो प्रमाण पत्र आया है, एक सरकारी IAS ऑफिसर जो कि उस समय जो कि अभी के हैं, अभी रिटायर, उनकी पुस्तक आई है, मैंने इसमें जिक्र किया उसका नाम. उन्होंने कहा कि उनके पास प्रमाण है कि उन्हें पता है कि सरकारी रिकॉर्ड में भी है कि गुरुजी महाराजा को मिले थे और महाराजा ने कहा था आपने जो कहा वैसा मैं करूँगा. बात तो गुप्त हुई थी, लोग थे नहीं. लेकिन उसके बाद में विचित्र बात ऐसी है कि नेहरू जी की एक कुंठा थी महाराजा के बारे में. जब शेख अब्दुल्ला को पकड़ा महाराजा ने, क्योंकि उसने देशद्रोह का काम किया था जम्मू कश्मीर के विरुद्ध, तो ये नेहरू जी उनको बचाने के लिए आए. बिल्कुल, मैं तो सबसे बड़ा लीडर हूँ. और जब उसको महाराजा ने कहा कि तुम परमिट के बिना नहीं आ सकते, कि जम्मू कश्मीर में उसमें परमिट लगता था, तो उसने कहा मुझे कौन रोकेगा, मैं तो भावी प्रधानमंत्री हूँ. तो उसको महाराजा ने रोककर डिटेन करके वापस भेज दिया. तो उन्होंने कहा कि पता नहीं तुम्हें मैं कौन हूँ, तो मैं इसका बदला लूँगा. तक जो मन में बहुत बड़ी ग्लानि थी, वो ग्लानि के कारण उन्होंने महाराजा के इस रास्ते को बड़ी मुश्किल से आखिर तक रोका. यहाँ तक रोका कि सरदार पटेल कोट किए गए जब उन्होंने कहा कि अपना जवाहर तुम चाहते हो कि नहीं कश्मीर भारत में है, तो उसने कहा हाँ. कहा तो चल तुरंत कहा जनरल को आगे बढ़ो. मैनेक शॉ ने अपने मयमा ने उसके बारे में लिखा है. तो ये कई जगह से प्रमाण है और मैंने सारे प्रमाण यहाँ बताए हैं. और उसके बाद में जो होता इतिहास है. तो ये शेख अब्दुल्ला की तरफ इतना झुकाव क्यों था नेहरू का? सिर्फ ये एक चीज़ के लिए, ये जो बदला लेने के लिए? नहीं, शेख अब्दुल्ला का ऐसा था कि शेख अब्दुल्ला बहुत बड़े कम्युनलिस्ट और इस्लामिस्ट लीडर थे. ये सब कांड होने के पहले 1931 में सबसे पहले जो वहाँ से इस युग में कश्मीरी हिंदू निकले, उसमें इसका शेख अब्दुल्ला का बहुत बड़ा हाथ था. 1931 में उसने काफ़ी भड़कीले बयान दिए, हिंदुओं पे हमले हुए और हिंदुओं ने कश्मीर से उस समय भी कुछ हिंदुओं ने पलायन किया था. ये उसका रिकॉर्ड था. फिर उसको लगा कि ये तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से ज़्यादा धंधा चलेगा नहीं, तो नाम बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा. और कम्युनिस्टों को लगा कि अच्छा मोहरा है, कम्युनिस्ट तो भारत को एक राष्ट्र मानते नहीं. 1946 में उन्होंने अधिकारी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि भारत एक देश था ही नहीं, 16 देश को मिला के भारत बना है और इसको आज़ादी यानी 17 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में इसको आज़ादी मिलनी चाहिए. ऐसा ऑफिशियल एप्लीकेशन उन्होंने कैबिनेट मिशन में किया है. तो उनको लगा कि कश्मीर को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए. तो हमें चाहिए आज़ादी, देश के होंगे टुकड़े इंशाल्लाह ये स्वप्न तब से है. तो उस समय जो ये चला द्वेष, उसके कारण कश्मीर में उन्होंने एक प्रोफेसर भेजे, प्रोफेसर बेदी.
और उनकी पत्नी जो कि गोरी थी, यूरोप की कहीं की थी, उन्होंने मिलकर उनको रिफ्रेशर किया, उनको रिफ्रेश किया, पॉलिश वॉलिश मार के फ्रॉम ए कम्युनल लीडर ही वॉज कन्वर्ट टू सेक्युलर लीडर। तो उसके कारण शेख अब्दुल्ला की ऐसी छवि बनी, विद्रोही है, महाराजा तो सामंत शाह है, तो एक जो छवि थी कांग्रेस की सामंत शाही के विरुद्ध है, ये प्रजा के साथ है, उसमें आप में कई बार होता है कि हम स्वयं लोभ में पड़ जाते हैं, हम अपनी बातों को खुद इतना अधिक विश्वास करने लग जाते हैं कि हम अपने आप उसके अंदर बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो शेख अब्दुल्ला ये किसानों के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहा है और महाराजा उसको पकड़ रहा है, इसके लिए शेख अब्दुल्ला के साथ होना चाहिए। तो आखिरी 1-2 साल में गांधी जी और नेहरू जी काफ़ी उससे प्रभावित हो गए। मैं उन अफवाहों में नहीं जाता जो लोग बोलते हैं परिवार की, वो मैं उसमें नहीं जाता। इसके कारण उसको सपोर्ट करना, यह जो एक बहुत अच्छा परसेप्शन मैनेजमेंट था और जो प्रोपेगेंडा टूल था, वो कम्युनिस्टों के हिसाब के प्रयत्न से और शेख अब्दुल्ला के अपनी चालाकी से, बहुत चालाक और बहुत होशियार लीडर थे, वो भाषण देते तो सारी जनता खड़ी हो जाती थी, नो डाउट। इसके कारण वो उनका सारा स्वरूप था और इसके कारण नेहरू जी भी प्रभावित हो गए थे। और क्योंकि जैसे कहा कि महाराजा से भी उनको तकलीफ़ थी और सेक्युलर थे, और सेक्युलर है तो मुसलमान को सपोर्ट करना चाहिए। एक तरफ हमने कहा कि भारत, हम टू नेशन थियरी नहीं मानते, दूसरी तरफ हमने कहा कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल है तो उनको विशेष अधिकार होना चाहिए। तो ऐसी एक अजीब सी हिपोक्रेटिकल सिचुएशन बनी और ऐसा भी आगे हुआ कि जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होना चाहिए, प्रजा परिषद, वो सारे कम्युनल हो गए, उनको सपोर्ट करने वाले जो आरएसएस थी कम्युनल हो गई, और जो कहते थे कि हम मुसलमान हैं, महूल हैं, इसलिए हमको विशेष अधिकार होने चाहिए, वो सेकुलर हो गए। तो ऐसे अजीब सी नैरेटिव, जैसे आज भी अजीब हम देखते हैं, उस समय से सारे खेल चल रहे हैं। तो ये जो टूल किट है ये हमेशा से रहा है। बिल्कुल। तो अभी हमारी नज़र अब खुल रही है 75 साल बाद। अच्छा, तो एक मेजर जो हम लोग जो एक एलिगेशन है, आरएसएस बोलो या बीजेपी के तरफ बोलो, वो था कि आपने तो अपने कोई शहीद ही नहीं खोए जब हमारी फ्रीडम फाइट हो रही थी। तो ये सबसे बड़ा जो मैंने बुक पढ़ने से मुझे समझ में आया कि जब 1947 में जब वॉर हुआ, पाकिस्तान ने जब कश्मीर पे अटैक किया, जो रॉन्गफुल अटैक था, उसमें बहुत सारे हमारे आरएसएस के स्वयंसेवक थे जो जाके लड़े हिंदुस्तान की तरफ से। तो इसकी कहानी क्या है? जम्मू कश्मीर के अंदर काम आज़ादी के पहले शुरू हो गया था। मेरा ख्याल 1942-43 की बात है या 45 की, मुझे अभी सन याद नहीं है। बलराज मधोक वहाँ पहले प्रचारक बने, केदारनाथ साहनी उस समय वहाँ के पंजाब के प्रांत प्रचारक थे और कारेवा थे, और केदारनाथ साहनी जो बाद में दिल्ली में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बने, बीजेपी के बड़े नेता बने, उनके अंतर्गत ये सारा हुआ। और जब अचानक हमला हुआ, और ये 1946 में जो 6 जुलाई मनाते हैं, 6 जुलाई को तारीख है जो मनाते हैं शहीदी दिवस, उस समय हिंदुओं के विरुद्ध भड़काऊ भाषण करने के कारण दंगे होने के बाद में वहाँ बड़े हालत ख़राब हुई थी, गोली चली, एक कोई अब्दुल्ला को मारा गया। उसकी शहादत का दिन वो है जिसको ये लोग आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस मनाती है। उस हालात में वहाँ कौन खड़ा था? देखो, संघ खड़ा था। तो जब संघ खड़ा था तो ये पता चला कि और सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स संघ के पास होती थी कि क्या चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, किस तरह के खेल चल रहे हैं। और ये सारा होने के कारण महाराजा के साथ भी बातचीत थी, दिल्ली में भी बातचीत थी। और जब ये बहुत पास में आ गया मामला, उस समय जब ये अर्जेंटली राजा ने साइन की, और साइन करने के बाद वहाँ से तुरंत बायर भेजे गए वहाँ से सैनिक। उसके पहले समस्या थी कि ऑलरेडी कबाइलियों का हमला हो गया था पाकिस्तान के सपोर्ट से, डोगरा फौज आगे बढ़ी, डोगरा फौज को ज़्यादा लड़ने की आदत नहीं थी, ज़्यादा संख्या नहीं थी, तो उनको मार्ग कौन दिखाएगा? डोगरा जम्मू के थे, तो मार्ग दिखाने का काम, उनको सहायता करने का काम संघ ने किया, संघ के स्वयंसेवकों ने किया। आवाज़ चलती थी, स्वयंसेवक निकल पड़ते थे। और जब आर्मी आ गई, तो आर्मी आने के बाद में अभी उसको मार्ग कौन दिखाएगा? कोई एयरपोर्ट की स्ट्रिप टूटी हुई है, कोई पुल टूटा हुआ है, कहीं पर वो एयर ड्रॉप करते आर्मामेंट, तो उनको लाएगा कौन? ये सारा काम संघ को जहाँ जहाँ कहा गया वहाँ वहाँ संघ ने किया। जैसे आर्मामेंट की एक जो पेटी थी वो उस तरफ दुश्मन की तरफ गिर गई, तो अपने स्वयंसेवक रेंगते हुए वहाँ गए और उन्होंने वो पूरी आर्म्स की पेटी वापस लाई, उसमें गोली में शहीद हो गए स्वयंसेवक, बलिदान हो गए। और ऐसे और भी मोर्चों पे बलिदान हुए। पंजाब के अंदर कई बलिदानी हुए अपने संघ के स्वयंसेवक। सिंध के अंदर तो इतनी भयंकर दंगे नहीं हुए थे, लेकिन वहाँ आखिर समय तक पार्टीशन के बाद भी 1 साल वहाँ रहना, ऐसा गुरुजी ने कहा था, और 1 साल वहाँ पर स्वयंसेवक, कई स्वयंसेवक
वहाँ 1 साल रहे, जिसमें झमट मधवानी, भारत वाले वाधवानी जी वो भी थे, और 12 प्रचारक और कार्यकर्ता थे। उस समय में जहाँ जहाँ संघर्ष हुआ, सारे पंजाब के जो पार्टीशन के दोनों तरफ, उस समय संघ के लोगों ने बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ खड़े रहे। यहाँ तक कि लाशें ढोने वाला कोई नहीं था, ट्रकों में लाशें ढोकर जाना, उनको अंतिम संस्कार करना, उसका उनकी अस्थियाँ बहाना, सब संघ के स्वयंसेवकों ने किया। उसमें सरदार भी बड़ी संख्या में थे संघ के अंदर। और अगर आपको इसके बारे में संघ के प्रमाण नहीं चाहिए तो नाउ इट कैन बी टोल्ड, ऐसी एक पुस्तक है A.N. बाली की, जो पुस्तक आई आते ही शेल्फ से गायब कर दी गई, और A.N. बाली को भी छुप के रहना पड़ा। आखिरी दिनों तक लाहौर में थे, शायद इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थी, फ़ोटो भी उनकी नहीं है। लेकिन वो पुस्तक इतनी डेटा फील्ड है, और इतने एक एक दिन का व्यवहार जिन्होंने लिखा है, किस प्रकार से कांग्रेस के नेता बहुत ही इमेच्योर तरीके से लड़ रहे थे, अपना सारे स्ट्रेटेजी कर रहे थे, जिन्ना कितना होशियारी के साथ में ये सारी लड़ाई की स्ट्रेटेजाइज कर रहा था, ये सारा उसके अंदर उन्होंने खुल के लिखा है। उसके अंदर एक चैप्टर है फ्रेंड इन नीड, लगभग लास्ट का चैप्टर है, जिसके अंदर उन्होंने संघ के कार्यकर्ताओं ने क्या क्या काम किया, किस प्रकार से बचाया, किस प्रकार से हिम्मत से खड़े रहे, मोहल्लों के बाहर खड़े रहते थे, जहाँ जरूरत तो शस्त्र भी उठाते थे, जब ट्रेनें जब उनको रिफ्यूजियों को निकालना था उनके लिए भी उन्होंने काम किया। ये सारे काम संघ के स्वयंसेवकों ने किए। उसकी पुस्तक भी है, और उस पुस्तक के अंदर से मैंने डिटेल लिए हैं और प्रत्यक्षदर्शी लोगों से बात की है। तो अप टू 86 और 90 तक भी संघ के स्वयंसेवक वहाँ थे। शायद 87 या 86 में बड़ा एक सांघिक हुआ था, जिसके अंदर गणवेश के अंदर 1000 स्वयंसेवक थे। ये लेकिन सामने से दुश्मनों का इतना बड़ा लाखों की तादाद में प्रहार था कि इसे प्लान करने के बाद भी संघ के स्वयंसेवक खुद को भी कहीं बचा नहीं पाया, और कुछ लोगों को भी वहाँ से खुद भी पलायन करना पड़ा। ऐसे लोगों को भी मिला जिन्होंने उस समय सारी मार 1947 में खाई थी। ऐसे स्वयंसेवकों को भी मिला था, स्वयंसेवकों को जो आखिर समय तक वो लड़ने की उनकी तैयारी थी। एक आपने बुक में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी है गिलगिट स्काउट्स के बारे में। सो गिलगिट स्काउट्स कोई ब्रिटिश ऑफिसर हेड कर रहे थे, और ये महाराजा हरी सिंह के आर्मी की टुकड़ी थी। तो इसकी कहानी क्या है? केवल इतना ही नहीं, वहाँ पर महाराजा की टुकड़ी के कई जो मुस्लिम बटालियन थे पूरे पलट गए, और उन्होंने अपने अफसरों को मार डाला। तो इसी तरह गिलगिट स्काउट्स, ये अंग्रेज़ों ने, महाराजा ने पहले लीज पे दिया था अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ों ने अपने गिलगिट स्काउट्स के नाम पर वहाँ सैनिक रखे, जिसके अंदर मुस्लिम भी थे, डोगरा भी थे। और उन्होंने बिल्कुल ये पार्टीशन और ये संधि होने के पहले उन्होंने राजा को लीज वापस कर दी। जब मतलब वो वापस तो राजा के पास आ गई ज़मीन, सारी चीज़ें। तो वहाँ पर जब ये विद्रोह हुआ, क्योंकि जो जनरल ब्राउन था, शायद उसका नाम लेफ्टिनेंट या मेजर ब्राउन था, उसने विद्रोह कर दिया। नेचुरली ब्रिटिश के कहने पर किया होगा, वरना उसकी क्या औकात थी। और उसने वहाँ पाकिस्तान का झंडा लगाया। वहाँ जो डोगरा फौज लड़ने के लिए गई उनको ने कत्लेआम कर दिया, मार दिया। उस सारे इलाके में भयंकर कत्लेआम हुए, जहाँ पर गांव के गांव काट दिए, मार दिए, बलात्कार हो गए। भाई भयंकर कहानी है वहाँ की, और एक एक गांव की कहानी है। और डोगरा कुछ कर नहीं पाए क्योंकि सेना में विद्रोह हो गया था। और गिलगिट स्काउट्स का ये तो खेल अंग्रेज़ों का था, और वो केवल ऑन अ प्लेटर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। इलीगल था, क्योंकि वो तो राज्य उस समय तो भाग जो था वो पहले ही वो राजा का था। इसी तरह तिब्बत के कुछ हिस्से भी राजा के पास थे। राजा की जो डिग्री है, अगर उसकी पढ़ेंगे, उसकी एक्सेशन की जो डिग्री है, एग्रीमेंट साइन किया, उसके अंदर लिखा है तिब्बत का भी उसके नाम है, ये तिब्बत के महाराजा। कितना भाग था हम नहीं जानते, लेकिन तिब्बत के कुछ भाग से लेकर राइट अप टू गिलगित और बाल्टिस्तान, और सारा भाग महाराजा का था। जब महाराजा ने एग्रीमेंट साइन कर दी तो सारा भारत का था। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हम लोग ने प्री इंडिपेंडेंस की कहानी थोड़ी सुन ली, क्योंकि हमें एक थोड़ा बेस समझ में आ गया कि हम लोग कहाँ स्थित थे हिस्ट्री में। अभी ये जब कहानी हुई, ये अटैक हो गया, इतना ही नहीं, हाँ जी, वहाँ पर रिफ्यूजी आए, उन रिफ्यूजीज़ को बचाने के लिए, रिफ्यूजीज़ को रिहेबिलिटेट करने के लिए जो काम संघ ने किया वो सब जगह रिकॉर्डेड है। यहाँ तक कि मिल्खा सिंह की पिक्चर बनी, उसके अंदर भी संघ के स्वयंसेवक दिखाए गए रिलीफ कैंप में। तो उसको कहा तुम तो लेफ्टिस्ट हो, किसी ने पूछा उसको, तो तुमने संघ के स्वयंसेवक कैसे दिखा दिए? बोलता मैं क्या करता, जितने भी पार्टीशन के जितने भी पीड़ित लोग हैं, जिनको भी मिला, सबने कहा कि संघ नहीं होता तो हम नहीं बचते। ये मधु किश्वर ने भी अपने पिता को कोट किया मेरी किताब में RSS 360 में, कि अगर संघ वाले न होते हम न बचते। तो रिलीफ के अंदर, रिहेबिलिटेशन के अंदर सिंध और पंजाब के स्वयंसेवकों के लिए जितना काम संघ ने किया
वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, वो भी उसी का भाग है। वो जो मूवी है भाग मिल्खा भाग, उसके अंदर तो हम लोग सीन्स में देखते ही हैं कि आरएसएस की यूनिफॉर्म जो हमारी शॉर्ट्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो हमेशा दिखती है उसमें। अभी बिकॉज वही जो मैं लास्ट पॉइंट पे था, जब ये अटैक हो गया, गिलगिट स्काउट्स ने धोखा दे दिया, हमारी आर्मी भी पहुंच गई, हमने काफ़ी हद तक उनको धक्का दे के पीछे भी कर दिया और शायद थोड़े दिनों में पूरा ही पीछे कर देते, बट फिर नेहरू जी ने कुछ तो किया जिससे उनको महान बनना था या क्या था, यूएन में ले गए, वो यूनाइटेड नेशंस में ये कॉन्फ्लिक्ट को ले गए। तो इसके तरफ आरएसएस ने क्या स्टेप्स लिए? नहीं, आरएसएस उस समय क्या स्टेप ले सकती थी? अगर प्रधानमंत्री चले गए यूएनओ में तो उसके बाद में एक्सेशन के बाद में जो जो खेल रचे गए कि स्पेशल रूल लाया गया, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि 370 की शर्त पर ये मर्जर हुआ था वो गलत है, क्योंकि 37 जो एक्सेशन की एग्रीमेंट है सभी राजा महाराजाओं ने, रानियों ने एक ही साइन की थी और उसके अंदर सभी में था कि ये 4-5 विभाग छोड़ के बाकी वो राज्य चलाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सबने मान्य किया कि भारत सरकार चलाएगी। वैसी ही एग्रीमेंट इनकी थी और जो 370 उसके 4 साल बाद आया, क्योंकि तुरंत नहीं आया। 1950 की बात है मेरा ख्याल, डेट्स में भूल जाता हूँ, यानी उसके बाद आया। वो भी महाराजा, वो जो शेख अब्दुल्ला था पीछे पड़ा नेहरू को कि मेरे को विशेष प्रिविलेज तुमने वादा किया था, तो नेहरू ने किया था। महाराजा को उस समय बेदखल कर दिया गया, उसको कहा तुम जाओ, और उसको जम्मू के, वहाँ से पहले जम्मू भेजा, जम्मू से बम्बई भेजा। महाराजा की प्राण जम्मू में गए और एक्सेशन की रिकन्फर्मेशन सभी महाराजा ने खुद की थी, केवल जम्मू कश्मीर की रिकन्फर्मेशन महाराजा ने नहीं की। महाराजा इस पिक्चर में थे ही नहीं, उनको बम्बई में निर्वासित कर दिया गया था और अनसंग और बिल्कुल बदनामी के साथ उनका जीवन समाप्त हुआ। करण सिंह बहुत छोटे थे, उनको उन्होंने अपने साथ में बिठा लिया कांग्रेस ने और नेताओं ने, लेकिन उस समय का जो कांड हुआ था वो कांड ये था कि 370 की शर्त उस समय नहीं थी, एक्सेशन उन्होंने साइन किया था और संघ ने जब ये 370 बना तो लगातार 1950 से लेकर लगातार विरोध किया। 1953 तक बड़े उसके अंदर प्रोटेस्ट हुए, प्रजा परिषद ने किए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी इसी कारण वहाँ गए थे। तो ये 370 का विरोध लगातार संघ ने किया, क्योंकि उसके पहले तो प्रस्ताव पास नहीं होते थे, संघ भी बैन हो गया था। तो आप जिस समय की बात कर रहे हो संघ बैन था, और जैसे ही संघ बैन उठा और नया कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ये अपने अधिवेशन होने लगे, उसके अंदर पहले जो भी प्रस्ताव थे उनमें से एक प्रस्ताव 370 के विरुद्ध भी था। और ये मैक्सिमम जो प्रस्ताव पास हुए जम्मू कश्मीर पे हुए हैं, मैंने इसके अंदर नंबर्स भी दिए हैं, मेरे सामने भी हैं। तो लगातार उसके ऊपर संघ का स्टैंड रहा और कई उसके अंदर उन्होंने बार बार मुद्दे उठाए और उसको जिंदा रखने का काम संघ का ही था। यानी जम्मू कश्मीर के ऊपर 25 रेजोल्यूशन पास हुए और उसके ऊपर कई कार्रवाई, कई तरह के सुझाव दिए गए, कई तरह की सच्चाइयाँ सामने लाई गई। 2 बार स्टडी ग्रुप बैठे और उन्होंने नए नए जो विषय बाहर लाए, जिसके कारण धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में ये सारे विचार बदले और ये सारा नया जो परिवर्तन देख रहे हैं वो पीछे उसके 75 साल की तपस्या है। तो ये आपने अभी जो रिजोल्यूशन कहा, तो आरएसएस ये रिजोल्यूशन पास पहली बात बनाते कैसे थे, सोचते कैसे थे, विचार कैसे होता था, और फिर इसका पास होना और फिर वही विमर्श कैसे होना, तो उसके ऊपर देखिए, कईयों को लगता है कि एक सरसंघ चालक बैठे हैं, कोई तो भी और 2-4 लोग बैठे हैं, निर्णय ले लेते हैं और नई नई पॉलिसी बन जाती है। ऐसा नहीं है। संघ की पॉलिसी, संघ जो रेजोल्यूशन पहले तो संघ के लोग मीडिया में जाते नहीं थे, कोई बात करते नहीं थे, कोई भाषण हो गया तो उसको उठा के किसी ने ले लिया तो ले लिया, वरना मीडिया में जाना ये स्वभाव ही नहीं था, क्योंकि मीडिया में नहीं जाना, ऐसा विचार था। केवल 2 बार संघ के अधिवेशन होते थे। एक होता था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो कि इलेक्टेड और एक्स ऑफिशियो बॉडी है, जिसके अंदर सारे भारत से इलेक्टेड जिला वाइज प्रतिनिधि होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, जिसके अंदर संघ चालक, प्रांत के संघ चालक, प्रांत प्रचारक वगैरह होते हैं। उसके अंदर डेलिब्रेशन होता है। और दूसरा केंद्रीय कार्यकारिणी मंडल, उसके अंदर इसी तरह से साल में एक बार डिस्कशन होता है। तो जब संघ की पॉलिसी बनती है, किसी विषय को अगर हमने उसको आगे बढ़ाना है तो पॉलिसी बनती है संघ के इन 2 सभाओं के अंदर, और वो जो सभाएं जो बनती हैं उसके अंदर कोई भी व्यक्ति रेजोल्यूशन दे सकता है, उसके ऊपर रेजोल्यूशन कमेटी उसका स्वरूप बनाती है, उसके ऊपर चर्चा चलती है, कई बार घंटों घंटों चर्चा चलती है। जब तक उसको एकमत नहीं होता वो पास नहीं होता। अगर एकमत नहीं होता तो रेजोल्यूशन ड्रॉप भी होता है। वो जो रेजोल्यूशन पास होता है उसको बाद में उसको इन प्रैक्टिस ग्राउंड पे लाने के लिए वो विषय आगे जाता है।
कि आपने कह दिया कि एक आपको राम सेतु के लिए फॉर एग्जांपल आपने एक रेजोल्यूशन पास किया, तो उसका होगा क्या? तो हर प्रांत में उसके ऊपर मोर्चे निकलेंगे, कुछ बंद का ऐलान होगा, सत्याग्रह होंगे, ये सारे विषय उस रेजोल्यूशन के बेस पर नीचे आते हैं। अगर हमने कहा राम मंदिर के लिए संघर्ष होगा, तो राम मंदिर का विषय कौन लेगा? तो विश्व हिंदू परिषद लेगा, तो विश्व हिंदू परिषद के बाद विषय जाएगा। अगर संघ ने सहयोग करना तो कैसा करेगा? तो उसका विषय धीरे धीरे नीचे आएगा और उसके बाद में उस विषय को संघ के शाखा के लेवल पर लिया जाएगा। तो हर रेजोल्यूशन आने वाले संघ के वर्ष भर के कार्यक्रम, उसकी पॉलिसी, उसकी दिशा, ये वो तय करते हैं। इसके कारण रेजोल्यूशंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। और वो विषय, क्योंकि ये रेजोल्यूशन आते थे, मीडिया में जाते थे, कोई छापता नहीं था, हमें पता नहीं चलता था, कभी कभी संघ की शाखा के अंदर रेजोल्यूशन पढ़े जाते थे, लेकिन वास्तव में संघ की पॉलिसी आधारित करना और राष्ट्र में उसको इम्प्लीमेंट करना, ये रेजोल्यूशन उसका पहला स्टेप। तो इसमें ये आपने एक प्रजा परिषद की बात की जो JKPP नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद। पहली बात, ये इसका बनना क्यों ज़रूरी था? और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे जनसंघ या उसके संस्थापक थे, तो उन्होंने भी अपनी जान इसमें गंवाई। 370 और 35A, सेक्शन 370 एंड 35A का, इसमें RSS का क्या रिजोल्यूशन तभी रहा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि 370 ये खुद सरकार के बनाए गए 2 नेशन थ्योरी हम नहीं मानते, उसके फेवर में था, तो बेसिक सरकार की थ्योरी के भी अगेंस्ट था। दूसरी बात, सेक्युलरिज्म के नाम पर अलग अलग जगह पर अलग अलग विचार नहीं हो सकते, सभी जगह एक ही कानून होने चाहिए। पंथ और धर्म के नाम पे कानून नहीं बनने चाहिए अगर आप अपने आपको सेक्युलर कहते हो। तीसरी बात, 370 के कारण अलगाववाद का एक अलगाववाद की एक विषय लोगों के मन में चलता है कि मेरा सब विशेष अधिकार है। आज भी अगर 370 जाने के बाद अगर कोई वहाँ दुखी है, अधिक लोग ये सोच के दुखी हैं कि मेरा विशेषाधिकार था कुछ नहीं, वो कानून रोकते थे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून पास करेगी तो जब तक लोकल असेंबली उसको पास नहीं करेगी तब तक वो लागू नहीं होगा। तो जितने भी रिफॉर्म्स थे कभी लागू नहीं हो रहे थे, रिजर्वेशन बिल वहाँ लागू नहीं हुए थे, वहाँ का जम्मू कश्मीर बैंक RBI के ऑडिट में नहीं आता था, ऐसे कई तरह के प्रकार। इनहेरिटेंस लॉज वुमेन के लिए, हाँ, कोई भी लॉ, चाहे वो पंचायत राज का लॉ हो, चाहे वो रिजर्वेशन का लॉ हो, चाहे वो फाइनेंस बिल का लॉ हो, हर लॉ असेंबली के थ्रू पास होगा। तो एक अलग प्रकार से प्रिविलेज थे जिसका फ़ायदा वहाँ के पॉलिटिशियंस ने उठाया और करोड़ों रुपए वहाँ से उन्होंने लूटे, क्योंकि सरकार तो मदद करती थी, सबको अपने साथ रखना है, तो पैसे बांटो, लोगों को पैसे बांट के विकास की बात करो। विकास होता नहीं था, पैसे लोग खाते थे और हजारों करोड़ वहाँ पर नष्ट हुए। अगर आप फिगर्स देखेंगे आपको आश्चर्य होगा कि सबसे अधिक पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का हमेशा जम्मू कश्मीर को गया, इसमें फिगर्स मैंने दिए हैं। तो ये होने के बाद में, क्योंकि ये राष्ट्रविघाती है, इसके कारण संघ ने लगातार उसका विरोध किया और 370 के बारे में लोगों को एजुकेट किया। उसके कारण एक विशेष बिल आया और 35 तो खैर किसी को पता ही नहीं था, ऑनेस्टली संघ को भी नहीं पता था। जब संघ ने जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर बनाया अराउंड 2002 के आसपास, उन्होंने सारे पेपर खंगाले, 370 क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या विशेष अधिकार है और उसने कैसे पास हुआ, ये सारी बातें उसमें से निकालते निकालते 35A निकला। 35A बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से प्रेसिडेंट साइन लेके डाला गया। अभी राजेंद्र प्रसाद जी ने क्यों साइन की, किस प्रेशर में साइन की, हमें नहीं पता, लेकिन वो बिल बिना लोकसभा में आए हुए अपना कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। और मेन यानी 35 के नीचे 35 नहीं है, होता है ना इंडेक्स के अंदर 35A, तो 35 के नीचे 35A नहीं है, वो एनेक्शर में है। उसके बेस पर वहाँ का विशेष सिटीजनशिप लॉ बना 1982 में, जिसके अंतर्गत महिलाओं को अधिकार नहीं थे, यानी महिलाओं को पुरुष से कम अधिकार थे। कैसे थे कि अगर कोई कश्मीरी बाहर की लड़की से शादी करेगा तो कश्मीरी बनेगी, लेकिन कश्मीरी लड़की ने बाहर के से शादी की तो उसकी नागरिकता भी चली जाएगी, उसके सारे प्रिविलेज चले जाएंगे, उसके सारे हेरिडिटरी राइट चले जाएंगे और वहाँ की नागरिक नहीं रहेगी। उसके अंदर गोरखा जो 140 साल से वहाँ रहते थे, राजा हरि सिंह लाए थे, उनके पहले डोगरा लाए थे, उनको नागरिक अधिकार नहीं मिला। 1947 में जो पार्टीशन होने के बाद में अधिकतर जो पंजाब से निकले लोग वो पंजाब की तरफ, दिल्ली की तरफ आए। कुछ जो गरीब वर्ग था, जिनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो जहाँ दिल्ली पहुँच सकते या पंजाब पहुँचते, वो गलती से पास में था तो जम्मू कश्मीर के अंदर आ गए। अभी आ गए
तो उनको नागरिकता अधिकार नहीं मिला। ऐसा उसके अंदर क्लॉज डाला गया कि एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट के बाद में जो आया उसको मिल सकता है, वो भी जो कट गया कश्मीर वहाँ से आएगा तो दूसरे जो आएंगे उनको अधिकार नहीं मिलेगा। तो कट ऑफ के अंदर वो सारे लोगों की नागरिकता चली गई। तो ऐसे, और इसी तरह वाल्मीकि समाज था, जम्मू कश्मीर में टॉयलेट और सब गंद हटाने के लिए कोई था नहीं, कचरा हटाने के लिए, तो पंजाब से स्पेशली शेड्यूल कास्ट से लोग बुलाए गए वादा करके कि हम आपका ध्यान रखेंगे, हम आपको पढ़ाई करने देंगे, आपको नागरिकता देंगे। ये सारे वर्गों को कभी भी नागरिकता नहीं मिली, और न मिलने के कारण ना तो स्टेट के अंदर नौकरी कर सकते थे, ना उनको रिजर्वेशन मिलता था पढ़ाई के अंदर, ना वो किसी प्रकार के खेलों में भी नहीं जा सकते थे क्योंकि नागरिक नहीं थे। सेंट्रल गवर्नमेंट को नागरिकता दे दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के समय वोट कर सकते थे, स्टेट में वोट नहीं कर सकते थे। अगर आपने, तो इसके कारण जो सारे जम्मू कश्मीर के जो पंजाब से आए हुए थे लोग, अब इसमें आप विचित्रता देखिए, मनमोहन सिंह, इंदर कौर गुजराल उसी सियालकोट इलाके से निकले, वो पंजाब से होते हुए दिल्ली में आया, पंजाब में बसे, वो प्रधानमंत्री बने। उसी गांव से निकले लोग जो इधर आए कश्मीर, उनके पास नागरिकता भी नहीं थी। 70 साल खुली जमीन, खुली छतों के अंदर, बिना पढ़ाई के, बिना की सुविधा के वो रह रहे थे वहाँ, जिनकी संख्या करते करते जब ये 370 हटा, उनकी संख्या 10 लाख के आसपास थी। कई कहानियाँ बाद में पढ़ी होगी कि बहुत अच्छी प्लेयर थी, वो एथलेटिक्स में जा नहीं पाई, उसको पुलिस में नौकरी नहीं मिली। ऐसे बहुत अन्याय के किस्से। वाल्मीकि समाज का ही हुआ, आप अगर पीएचडी भी कर लोगे, आप डॉक्टर भी बन जाओगे, आपको नौकरी तो स्वीपर की ही मिलेगी। आप सोचिए कितना बड़ा अन्याय था। महिला पे अन्याय है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शेख अब्दुल्ला, बेटे फारूक अब्दुल्ला ने गोरी से शादी की, वो कश्मीरी बन गई। उसके बेटे ने शादी की बाहर की लड़की से, वो कश्मीरन बन गई। उसकी बेटी ने, जो भी सचिन पायलट से तलाक हुआ है, वो उसकी बेटी ने सचिन पायलट से शादी की तो उसको नागरिकता उसकी चली गई। बहुत शोर मचा, कोर्ट में केस हुआ, फाइनली थोड़ा सा उसको एक है कि हेरिडिटरी राइट्स आपके रहेंगे, आगे आप किसी को दे नहीं सकती, ऐसा कानून। यानी ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी कानून बहुत थे। ये सारे स्टडी करके बाहर लाए गए, लोगों के सामने प्रस्तुत किए गए। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने ऐसे बहुत सारे लेक्चर सुने उस समय, और सारे भारत को पता चला कि किस तरह का न्याय वहाँ के लोगों पे हो रहा है, जिसके कारण हवा बनी कि 35 से भी जाना चाहिए। और वो उसको कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था, क्योंकि पार्लियामेंट में आए बिना कानून बन नहीं सकता। तो बहुत थरो स्टडी करके उसको सार्वजनिक रूप से और जनता को एजुकेट करके सारा परिवर्तन लाया गया। अभी सबसे पिवटल पॉइंट जो हम कश्मीर का जानते हैं, स्पेशली कश्मीर फाइल्स जब लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी, उसके बाद ये जो एक्सोडस हुआ 1989 का, तो उसके पहले से ही आई थिंक कुछ हो रहा होगा, क्योंकि अचानक से तो होता नहीं है इतनी बड़ी चीज़, इतनी ऑर्गेनाइज। संघ ने अपने रेजोल्यूशन में बार बार वहाँ बिगड़ती परिस्थिति का जिक्र किया, बार बार उसके बारे में बताया कि किस प्रकार से परिस्थिति बिगड़ रही है। ये सब होने के पहले 1976 के आसपास एक महिला का अपहरण हुआ था, उसको कन्वर्ट करके शादी की गई, परमेश्वरी ऐसा कुछ नाम था। और सारे कश्मीरी हिंदुओं ने बहुत मोर्चे निकाले, बहुत जुलूस निकाले, प्रोटेस्ट किया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा लड़की को लाओ, नहीं लाया गया और लड़की गायब हो गई। वहाँ से एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट हम कह सकते हैं शुरू हुआ। और 1976 के आसपास ही सऊदी अरेबिया के पेट्रो डॉलर बहुत बहने लग गए, कश्मीरी पे भी आने लग गए। हर मस्जिद बनाने वाले को 1 लाख रुपए मिलेगा, ऐसा वहाँ शुरू हो गया। और जो रेडिकलाइजेशन हुआ, जो हम सो कॉल्ड कश्मीरियत कहते हैं, जो बेसिकली इस्लाम को नरम करने का वहाँ के वैदिक धर्म ने काम किया, उसको कश्मीरियत कहते हैं। कि इसमें अगर वैदिक धर्म निकाल दो कश्मीरियत कुछ नहीं है। वो जो प्रभाव था शैवाइट का और वहाँ के वैदिक धर्मों का, उसके कारण एक जो सॉफ्टनेस थी वहाँ के इस्लाम में, जो कि पहले ठीक है कत्लेआम हुए, सिकंदर बुत शिकन आया, मंदिर जलाए तोड़े, लेकिन उसमें जो एक शांति आई थी उसके बाद में, पेट्रो डॉलर आने के बाद में, वहाँ भी ऊंचे पैजामे पहनने लग गए लोग। अभी ऊंचे पैजामे इसलिए पहनते हैं रेगिस्तान में कि वहाँ रेत होती है, कश्मीर में तो रेत नहीं है, कश्मीर में तो ठंड है। ऐसा रेडिकलाइजेशन, वहाँ के लोग भारत में आते थे छुट्टियाँ मनाने, सऊदी अरेबिया जाने लग गए। वहाँ बड़ी बड़ी सोने की दुकानें खुल गई, क्योंकि सोने का सारा हवाला चलता था। ये सारा प्रकार शुरू हुआ 1976-78 के बाद में। और उसके बाद में रेडिकलाइजेशन के कारण मतलब कभी न कभी मंदिर तोड़ना, कभी न कभी अपहरण करना, लड़कियों को डराना धमकाना, शादी करने के लिए उनको जोर डालना, ये सारा चल रहा था। इसके बारे में बार बार संघ ने वहाँ पर लोगों के सामने विषय रखा, सरकार के सामने रखा। इतना नहीं तो वहाँ के संघ के भी लोग इसके बारे में काफ़ी सजग रहे, काफ़ी उन्होंने प्रोटेस्ट किए। ये जो अभी जस्टिस गंजू की हत्या की बात करते हैं, उस समय चैलेंज था उनका आतंकवादी को, इनको यहाँ से कोई लेके जा नहीं सकता, लेके जाएगा उसको उड़ा देंगे। संघ के स्वयंसेवक गए,
उनकी लाश वहाँ से उठाई, उनको इज्जत के साथ उनकी अर्थी गई, और उनका आखिर तक वहाँ पर प्रोटेस्ट और सारा जो डिफेंस चल रहा था। लेकिन मामला तब से शुरू हो गया था, सरकार की आंखें बंद थी, या ऐसा कहा जाए कि मिली भगत थी। जो अब्दुल्ला ने उस समय सारे जो जेल में फंसे हुए टेररिस्ट थे सबको छोड़ दिया था, और जब ये शुरू हुआ 1990 का कांड, वो भाई साहब रिज़ाइन करके यूके में जाके गोल्फ खेल रहे थे। तो ये सारा उस समय का चित्र था जिसके अंदर ये आज की हम परिस्थिति देख रहे हैं। और 1990 से लेकर लगातार बाद में केवल वहाँ से निकाले गए थे, केवल संघ ने सच को स्वीकार किया, रिफ्यूजियों के लिए काम किया, विषय को लगातार जागृत रखा, बाकी लोग तो भूल ही गए थे। कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती थी, कोई न्यूज़ छापता नहीं था, सामने जम्मू था, कोई जाता नहीं था, कोई उसकी न्यूज़ बनाता नहीं था। ये तो उनकी हिम्मत है, महाराष्ट्र के अंदर बाल ठाकरे और उस समय की बीजेपी सरकार की हिम्मत है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदू, इनके लिए रिजर्वेशन रखो, इनको पढ़ाई के लिए स्थान दो। वो महाराष्ट्र ने किया, और इसके कारण कश्मीरी बंधु बच सके, दोबारा अपने पैरों पर खड़े हुए पढ़ाई करके, उसे महाराष्ट्र का भी बड़ा योगदान है। वाओ। सो अभी थोड़ा सा कश्मीर से हटते हैं, पंजाब भी बाकी है, नॉर्थ ईस्ट भी बाकी है। आपने पंजाब के सेक्शन में स्टार्टिंग में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी थी, वो था कि सितंबर 10, 1947 में पता नहीं इधर क्यों मुस्लिम लीग के मेंबर्स बचे थे, बट मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा था दिल्ली में उन लोग ने षड्यंत्र ये रचा था कि वो सारे जो टॉप मिनिस्टर्स एंड जो हमारे लीडर्स हैं कांग्रेस के, इंडियन गवर्नमेंट के, उनको सबको मार देने की एक षड्यंत्र थी। इसको भी आरएसएस ने रोका, क्योंकि उन्होंने शायद डिसगाइज में जाके इन्फिल्ट्रेट किया मुस्लिम लीग के अंदर, मुस्लिम कन्वर्ट भी होके बहुत लोगों ने कुछ किया। तो उसके बारे में प्लीज़ डिटेल में बता सकते हैं आप? पंजाब में, दिल्ली में बहुत सारे स्वयंसेवकों ने सुन्नत करा के मस्जिदों में गए, खुद को मुसलमान डिक्लेयर किया, और सारी ग्राउंड इंटेलिजेंस संघ के स्वयंसेवक पास होती थी, वो बताते थे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना जो मैं बताना चाहूँगा कि मुझे अभी पता चली, मैं साध्वी रीताम्बरा जी की किताब लिख रहा था, तो एक डॉक्टर मिले जिनके पिताजी संघ के कट्टर स्वयंसेवक थे, कार्यकर्ता थे 1946-47 में। तो जब गांधी हत्या हुई तो उनको पुलिस ने कहा तुमको एनकाउंटर में मार देंगे, तुम यहाँ से निकल लो। तो उन्होंने अपने कपड़े अलग से करके फेंके, खुद केवल अंडरवियर में छलांग मारी यमुना में, और तैर के बड़ी दूर जाके निकले, और जान बची। उसके कारण उनके शरीर को काफ़ी नुकसान हुआ, रीढ़ की हड्डी में समस्या हुई वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा भी उस समय काल था। जो बात हम कर रहे हैं, तो ये सारी जानकारी होने के कारण पंजाब में भी बहुत सारे लोगों को बचाया, क्योंकि मस्जिद से समाचार मिलते थे, दिल्ली में भी मिलते थे समाचार। उन्होंने समाचार, वो जब सारा इंटेलिजेंस गैदरिंग किया, तो वही मुझे उस व्यक्ति ने बताया कि इस प्रकार से वो एक अर्जेंट मीटिंग हुई संघ के कार्यकर्ताओं की, ये सारा प्लान आया है, क्या करना है। तो ये निर्णय हुआ कि हम इसको रोक नहीं सकते। फिर भी जगह जगह उन्होंने मोर्चे बनाए, और उन्होंने सरदार पटेल को खबर पहुंचाई, और तुरंत उसके ऊपर एक्शन हुआ, जिसके कारण जिस मस्जिद में छुपे थे वहाँ पर लगातार फायरिंग हुई। यानी वहाँ के पाकिस्तान विचारों के लोग और पुलिस के अंदर फायरिंग हुई, हथियार चले, और फाइनली कुछ घंटों के बाद में उनको वो कंट्रोल कर पाए। और यह बात तो आपने कहा ना, जो कि मुस्लिम लीग बचे थे, लोकसभा में भी थे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली में उन्होंने विरोध किया, उन्होंने सेक्युलर बातें की। तो सरदार पटेल ने कहा कि आपके विचार रातों रात कैसे बदल गए, कल तक पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आज आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे हो। 3 मेंबर थे शायद मुस्लिम लीग के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो हम बड़े सेक्युलर हैं। क्योंकि उनका उद्देश्य ये था कि सारे, याद करिए पार्लियामेंट में अटैक हुआ 2000 में, 2002 की बात है, 4 की। हाँ जी, हाँ, जो अटैक हुआ उसका पैरेलल आप ढूंढिए इसमें, जो मैंने आपको घटना बताई। वही तरीका कि सरकार के टॉप लोगों को मार दो और सरकार अपने आप गिरेगी, हम कब्जा करेंगे। उन्होंने उस समय भी 1947 में भी ट्राई किया, क्योंकि आपने बुक में बहुत, और ये जो कोटेशन है, ये भगवान दास नाम के एक लेखक, लीडर कांग्रेस के, उन्होंने ये बात कही। संघ ने ये बात कही नहीं कि गुरुजी कहते थे, कुछ बताने की जरूरत नहीं। जब ये नाउ इट कैन बी टोल्ड पुस्तक छपी, रिलीज होनी थी, सबने कहा गुरुजी को जलंधर में रिलीज करी है। गुरुजी बोले कि भाई संघ की जो प्रशंसा है, मैं उसके बारे में क्यों रिलीज करूं? आपके घर में आपकी माँ है, आपकी सेवा करते हो, तो न्यूज़पेपर में छापते हो क्या? स्वयंसेवक उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ मैंने आपकी प्रशंसा नहीं की, मैंने आपको बधाई नहीं दी, आपने इतने कष्ट सहे, घर आपके लुट गए, आपके परिवार वाले छूट गए, फिर भी आपने लोगों को बचाया। तो ये सारा जो आपने किया, आपने परिवार के लिए, मातृभूमि के लिए किया, तो उसके लिए कैसी बधाई?
हम घर के लिए करते, बधाई एक्सपेक्ट नहीं करते, हम न्यूज़पेपर में नहीं छापते। ऐसे विचारों से कारण ये विषय बाहर नहीं आया, लेकिन ये विषय बाहर के लोगों ने भी इसको ये माना। क्या आपने ये बुक में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि उनका उद्देश्य ये था कि सारे टॉप लीडर्स को मार दिया जाए और जो रेड फोर्ट है उस पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाए, और वो भी मुस्लिम लीग के वही लोग जो हमारे लोकसभा में बैठ के सेक्युलर बन रहे हैं। तो दिस इज द हिस्ट्री दैट वी आर नेवर इवन लेट, मतलब हमें बताया जाता नहीं, हमें पता लगने भी नहीं दिया गया है। ये मुझे अब पता चला है, एंड इट्स जस्ट गुस्सा आता है ये सब सुन के। अभी जो मैंने को बताया, नाउ इट कैन बी टोल्ड पुस्तक सारे शेल्फ से हटा दी गई, गायब कर दी गई, उसको ऑफिशियली बैन नहीं किया। और नेचुरली किसने हटाई हम जानते हैं, क्योंकि उसके अंदर कांग्रेस के लीडर्स की इतनी कह सकते हैं कि इमेच्योर भूमिका थी, वो उसका खुल के सामने आती है। वो पुस्तक पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ी थी, एक मुझे अपनी रिसर्च के समय मिली, और फिर आग्रह करके पुस्तक बाद में वो मुझे मिली थी कहीं जम्मू से, आग्रह करके वो पुस्तक को रीप्रिंट किया गया। वो पुस्तक अवेलेबल है, प्रभात प्रकाशन ने छापी है। या 1948 से लेकर आज तक वो पुस्तक गायब थी। वाह। क्योंकि आपने ये जो इमेच्योरिटी की बात की कांग्रेस लीडर से, 1950s में पाकिस्तान ने बहुत मेहनत करके जियोपॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रेंथन किया था, और तभी इंडिया बहुत ही आराम से रिलैक्स वे में, तभी भी आरएसएस ने एक रिजोल्यूशन निकाला था। आप उस पर कुछ बता सकते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसको सेटल करना चाहिए, ये फ्लैश पॉइंट है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे दो, कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, प्लेब्लिसाइड कर लो, ये सारे विचार करके इंटरनेशनल एजेंसियां और इंटरनेशनल पुलिस के, ये यूएसए या ब्रिटेन के लोग भी आते थे। कश्मीर, जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंस ये है कि इस सारे सेंट्रल एशिया और एशियन एरिया का वो एक सेंट्रल पॉइंट है। सिल्क रूट वहाँ से जाता है, एक्सपोर्ट वहाँ से होता है, वहाँ से दुबई 2500 किलोमीटर, वहाँ से मॉस्को कुछ 3500 किलोमीटर, और वो ट्रेड रूट था। प्लस जो गिलगित बाल्टिस्तान एरिया है, ये बहुत ही हाई मिनरल एरिया है, बहुत प्रेशियस मिनरल्स का एरिया है। तो सारा इलाका अगर इसको हम अपने हाथ में रखेंगे तो भारत कभी शांति से रह नहीं पाएगा। इसके कारण इसको किसी तरह एक वहाँ पर एक फ्लैश पॉइंट बना के रखना, ये सारा प्रयास विदेशी ताकतों का था, उसका भी जिक्र रेजोल्यूशन में है। और शेख अब्दुल्ला ने जब खेल शुरू किया, उसको पाकिस्तान में बुलाया गया, उसके मन में आया कि मैं विद्रोह कर दूं, तो उस समय ये समाचार पहुंचा, संघ ने विरोध किया, और उस समय नेहरू जी ने उसको फाइनली अरेस्ट किया। जो नेहरू कहते थे कि नहीं शेख अब्दुल्ला अच्छा आदमी है, राष्ट्रभक्त है, वो नेहरू जी को पता चला कि गलती उन्होंने की, और उन्होंने उसको अरेस्ट करवाया। और मज़ेदार बात है, अरेस्ट करवाया, कई साल अरेस्ट रहा, और उसके बाद में इंदिरा जी ने उसको छुड़वाया, और फिर दोबारा डालना पड़ा जेल में, और छुड़वाया, उसको लगा उसके बिना गुजारा नहीं। तो एक बहुत वीकनेस थी कि जम्मू कश्मीर ये अब्दुल्ला फैमिली के बिना चलेगा नहीं, जबकि जम्मू कश्मीर में जब जब बड़े भयंकर कांड हुए हमेशा अब्दुल्ला फैमिली शासन में थी। ऐसा हिस्ट्री है वहाँ की। और वो ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर ब्रेक अवे होने में था इंडिया से, तो आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका थी उसको। हाँ, मैंने बताया कि वो जो उस समय चल रहा था, उसके जो भी कांड चल रहे थे, वो सारे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आरएसएस देती थी, बाहर पे पहुंचाती थी, पर सरकार को ही बताती थी, और उसके कारण कभी ना कभी किसी को सुनना ही पड़ता है, तो सुना वो। तो हमने जो भी सारी मूवीज़ देखते हैं स्पाई वाली, जिसमें हमेशा नॉर्मली पाकिस्तान कैसे तो पहुंचते हैं, और नॉर्मली 1971 की स्टोरीज होती है, होपफुली कोई आगे जाके एक ऐसी मूवी बनाए जिसमें आरएसएस के लोगों ने कैसे इन्फिल्ट्रेट किया और ये किया। अभी ऐसी मज़ेदार बात है कि जब हम बात करते हैं रिफ्यूजी, जब पाकिस्तान पार्टीशन के समय काम किया, सैमसंग की जाने गई, मैं जानता हूँ कि मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं। अच्छा। मेरे मामा जी, जब ये अमृतसर में दंगे हो रहे थे, मेरे मामा जी भी तलवार लेके निकले थे, संघ के स्वयंसेवक थे, और लाशों के ढेर में छिपे रहे कई घंटे, इसके लिए बच गए। मेरी ताऊ की बेटी जो ट्रेनें कट के आई, जो आपने पढ़ा पिक्चरों में देखा, उस कटी हुई लाशों में मेरी ताऊ जी की बेटी भी वापस आई थी। मेरे ससुर जो थे वो संघ के स्वयंसेवक थे, उन्होंने भी पार्टीशन से बहुत काम किया। उनके दादाजी मेरी शादी के बाद भी, 1981 में मेरी शादी हुई, उसके बाद भी उसको सुनाते थे, भीमदेव तूने घर का कुछ ख्याल नहीं रखा, सब कुछ वहाँ छोड़ आया, परिवार की चिंता नहीं की, तू तो बिल्कुल बेकार निकला। उनके पिताजी तब ताने मारते थे। ये सारी बातें प्रत्यक्ष इतिहास है, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन कम हुआ। अब जब लोग कहते हैं कि क्या प्रूफ है आपके पास कश्मीर में आपके लोगों ने काम किया, तो भैया संघ का कार्यकर्ता कैमरा लेके तो गया नहीं था। गांधी जी तो डांडी मार्च लेके निकलते थे तो पहले कैमरामैन आते थे पहले से, और जब कांग्रेस के एडिशन होते थे तो सारे विदेशी भी सारे कैमरामैन आते थे, संघ के लिए तो कोई आता नहीं था। और जो संघ की भूमिका थी, जैसे गुरुजी की भूमिका थी,
फिर भी जो पुस्तकें बनी उसके अंदर आई विटनेस जो अकाउंट है उसके अंदर उनका नाम है, उन्होंने सब बताया, उसका भी जिक्र है। इनफैक्ट अभी पांचजन्य ने 1-2 महीने पहले एक पुस्तक निकाली है और उनका विशेष अंक आया था जिसके अंदर उस समय के सर्वाइव जो हुए रिफ्यूजीज़, ऐसे 300 लोगों के साथ उन्होंने वीडियो के एविडेंस खड़े किए हैं और वीडियो को बाद में किताबों में भी डाला है, QR कोड दिया जिसके अंदर आप वो एक्चुअल वीडियो भी देख सकते हैं। तो धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन हमारी कमज़ोरी है। और क्योंकि प्रचार करना ही तो लिखने की क्या ज़रूरत है। जिन्होंने किताब लिखी अपने शौक़ से लिखी, लेकिन फिर एविडेंस खड़े करना, एविडेंस निकालना, ये अपने मुश्किल थी। पटना के अंदर संघ के 2 स्वयंसेवक वहाँ पर जब 1942 में झंडा चढ़ाया तिरंगा, तो 2 गोलीकांड में स्वयंसेवक मरे। ये जानकारी 1970 में बाहर आई और उनका सत्कार, उनके परिवार का सत्कार मोहन राव भागवत जी ने सर करेवा किया। ये समाचार ये हुआ तो उसका रिकॉर्ड बना। तो इसके कारण ये बातें जो है वो, क्योंकि हम ये इस तरह के इतिहास में अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करने की इच्छा थी, ऐसे रिकॉर्ड बने नहीं, लेकिन कुछ किताबें आई हैं और वैसी किताबों के सहारे कुछ हो सकता है। आपने बीच में समाचार पढ़ा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर कि 6 डायरेक्टर मिलके संघ के बारे में 6 फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं। अभी आगे बात बढ़ी नहीं, लेकिन ऐसी धीरे धीरे बातें होंगी। लेकिन हर चीज़ का एविडेंस होता है, ऐसा नहीं है। अभी भी जो भी लोग कम्युनिस्ट भी बात करते हैं, कांग्रेस भी बात करते हैं, वो चर्चा की बात करते हैं। नेहरू ने गांधी को ये कहा, पटेल ने नेहरू को ये कहा, ये सारे थर्ड पार्टी है ना, रिकॉर्डिंग तो नहीं है। इसके कारण एविडेंस हो सकता है, उसके ऊपर बन सकता है, लेकिन अच्छी बने तो बने, वरना ना ही बने। हाँ, एकदम फीचर फिल्म हाई क्वालिटी बननी चाहिए। सो फाइनली पंजाब पे आ ही जाता है। पंजाब में आपने लिखा है बुक में कि सबसे ज़्यादा जो ये तीनों रीजन्स है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंस पंजाब के अंदर था। मैं नंबर्स दे देता हूँ कुछ। ये सिर्फ ईस्ट पंजाब, जो आज इंडिया का पंजाब है, 1160 शाखाएं, 60,000 स्वयंसेवक और 325 प्रचारक तब थे। तब 1944 की बात है, राइट, रफली 47 के पहले की बात है। और ये सिर्फ ईस्ट पंजाब है, तो समझिए कि आप जो बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब का उधर गया है। 1942 में जब गुरुजी ने कॉल की कि प्रचारक निकलने चाहिए, देश के लिए प्रचारक निकलने चाहिए, तो बड़ी संख्या 100+ ये पंजाब प्रांत से निकली थी। सो इसमें कुछ बता सकते हैं कि ये पंजाब के अंदर RSS का कितना बड़ा प्रेजेंस था? फिर जब ये पार्टीशन हुआ, आपने उसके ऑब्वियसली कुछ चीज़ें बताई हैं, बट जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा था सिंध के अंदर 1 साल रहना है, उसमें तो खुद गुरुजी उधर बहुत टाइम जस्ट गए थे। पार्टीशन के 1 हफ्ते पहले तक परम पूजनीय गुरुजी, बाड़ा साहब देवरस, माधवराव मुळे सारे पंजाब पाकिस्तान में घूम रहे थे। पाकिस्तान तब बना नहीं था। वहाँ के स्वयंसेवकों को उद्बोधन कर रहे थे, हैदराबाद, सिंध के अंदर, कराची के अंदर, पंजाब के अंदर, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कि आपको रहना है, आपको ज़रूरत पड़े तो लड़ना है और हम आपके साथ हैं, वगैरह वगैरह। उस समय जब सारे कांग्रेस के नेता वहाँ से भाग आए थे और कई बार तो संघ के स्वयंसेवकों के सहारे निकल कर आए वहाँ पर, वो आगे सरकारें बनाने की बात कर रहे थे, संघ के स्वयंसेवक वहाँ पर लड़ रहे थे, वहाँ पर खड़े थे ज़मीन के ऊपर, पब्लिक मीटिंग्स हुई, वहाँ पर कैंप भी हुए और पार्टीशन डिक्लेयर हुआ। उस समय कैंप चल रहा था पंजाब के अंदर, वहाँ से कैंप को जल्दी भंग किया गया और यहाँ तक कि वहाँ के गुरुद्वारे में, फगवाड़ा में गुरुजी का सत्कार किया गया कि आप ये हिंदू सिख समाज को बचाने वाले इतने बड़े व्यक्ति हो वगैरह। तो इस प्रकार का सारा इतिहास है वहाँ का। होता क्या है, विरोधी जब भाव होता है, कम्पिटिटिव भाव होता है, तो इस समय संख्या और उस समय लोगों का आना ज़्यादा बढ़ता है। जैसे केरल के अंदर विरोध है, केरल के अंदर सबसे अधिक काम है। जब भी कहीं गड़बड़ होती है तो वहाँ शाखा में लोगों की संख्या बढ़ जाती है कि हम संगठित कहाँ उत्तर देंगे, तो वहाँ आते हैं। इसी प्रकार पंजाब में हुआ था। आर्य समाज वहाँ पर बहुत एक्टिव था। और एक और मज़ेदार बात है कि आर्य समाज और सिख समाज संघ की शाखा में नहीं जाता था शुरू में। ये समन्वय की बात है, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप तो मूर्ति पूजा करते हो, आप भगवा ध्वज लगाते हो, उसको प्रणाम करते हो, हम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते। तो माधवराव मुळे किसी को कुछ कहते नहीं थे और जो प्रचारक थे कहते नहीं थे। वो शाखा में आए, खेल कर चले गए। शाखा के अंदर उनको भारत के इतिहास की कथाएं सुनाना, हिंदू सिख समाज की कथाएं सुनाना, दयानंद सरस्वती की बातें बताना, करते करते बाद में धीरे धीरे संघ में आने लग गए। और बाद में पंजाब के अंदर बहुत बड़ा संघ का जो सारा काम था वो आर्य समाज के तरुणों ने चलाया और सिख समाज बड़े जोर से जुड़ा। तो हम जब आग्रह करते हैं, प्योरिटी की बात करते हैं, ऐसे कैसे तुमने स्वीकार कर लिया, तुमने उत्तर नहीं दिया, उसका उत्तर आपको पंजाब में मिलेगा कि रादर देन गोइंग बैक कि तुम क्या बात करते हो, तुमको आना था नहीं तो मत आओ। आजकल हमारे स्वयंसेवक और
पॉलिटिक्स में लोग ऐसी बातें करते हैं, आने दिया, उनको साथ में आने दिया, धीरे धीरे उनको समझाया और समझाते समझाते वो अपने हुए। तो ये वहाँ जो काम बढ़ा उस प्रकार से। और बाद में जैसे मैंने कहा कि एक पार्टीशन का वातावरण बना, अभी कौन सहायता करेगा, संघ करेगा, तो संघ की शाखाओं में 200-300 संख्या, ये सारा हुआ है, सच है। लेकिन जैसे संघ के कार्यकर्ता कहा करते हैं, गुरुजी कहा करते हैं कि ज्वार में आया हुआ काम टिकता नहीं है। काम जब ठंडे मन से करो टिकता है, तो विरोध से नहीं टिकता, शत्रुत्व भाव से नहीं टिकता। इसके कारण संघ का काम जो टिका है वो शत्रुत्व भाव से या एक रिएक्शन के तौर पे नहीं टिका। लेकिन पंजाब में उस समय एक और बहुत उत्साह था, क्योंकि क्रांतिकारी वहीं के थे, वहाँ के बड़े बड़े क्रांतिकारी हो गए, बड़े आंदोलन चले, वातावरण ऐसा था। जैसे महाराष्ट्र में वातावरण था, महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब ऐसे 3 क्षेत्र थे जहाँ पर क्रांति की हवा, आज़ादी की हवा ये बहुत ज़्यादा थी। उसके कारण नेचुरली वहाँ भी बहुत अच्छा संघ का काम बढ़ा वहाँ पर। तो और टूटा क्या होता, पार्टीशन क्या था, जो एक विभाजन हुआ और जो वहाँ से अपने अपने घर बसाने के लोगों को बिखरना पड़ा, एक वीकनेस आई, उसके कारण धीरे धीरे वहाँ पर पहले जैसा काम नहीं रह गया। फिर जब ये पॉलिटिसाइज हुआ जो सिख समाज है, पहले तो उसको हिंदू ही मानते थे, सेंसस में भी काफ़ी हद तक एविडेंट है। फिर धीरे धीरे उसको जो मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में जो उधर की एक खालसा पार्टी थी, खालसा नेशनल पार्टी, वो वीक हुई। फिर इधर जो दूसरी पार्टी थी उसमें मास्टर तारा सिंह, जो इवेंचुअली विश्व हिंदू परिषद के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर है। बहुत ही आयरॉनिक है ये, आई नो। पहले उन्होंने एकदम सिख सुबह की बात की, फिर नहीं हुआ तो पंजाबी लैंग्वेज की बात की। ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन वास्तव में सिख समाज को हिंदू समाज से दूर करने के लिए, जैसे अंग्रेजों को हम कहते रहते हैं डिवाइड एंड रूल, का डिवाइड एंड रूल नहीं करते वो। वेस्ट के लोग बहुत गहन अध्ययन करते हैं, और गहन अध्ययन करके कहाँ फॉल्ट लाइन्स है, कैसे इनको तोड़ा जाए, इसके लिए बहुत अध्ययन करके उसके लिए किताबें लिखते हैं, शोध पत्र बनाते हैं, सरकार को बताते हैं। पंजाब के अंदर मैकॉलिफ नाम का एक अंग्रेज़ जो कि सरकारी अफसर था, उसने रिज़ाइन किया, अपने आप को सिख डिक्लेयर किया, और उन्होंने सिख स्क्रिप्चर सारे पढ़े, बहुत मेहनत की, गुरुमुखी सीखी, और उन्होंने सिख के इतिहास को अपनी दृष्टि से नए तरीके से लिखा, जिसके अंदर शब्दों के अर्थ बदले गए, जिसके अंदर अलग तरीके से इतिहास को प्रकट किया गया। जो सिख संतों ने जो इतिहास लिखा था उसको विकृत करके अलग तरीके से लिखा गया, और जहाँ जहाँ उनको भेदभाव कर सकते थे, भेदभाव की चीज़ें बाहर निकाली। तो मैकॉलिफ लिख के और रिटायर होके अपनी सिख पंथ छोड़ के चला गया इंग्लैंड में, लेकिन बीज यहाँ छोड़ गया। उस बीज का ये असर हुआ कि बाद में 1909 के अंदर ये पहली बार बाद में करता नाभा, कान सिंह नाभा, उसने किताब लिखी आई एम नॉट अ हिंदू, सिख हिंदू नहीं है। उसका बेस मैकॉलिफ था, कोई सिख ग्रंथ नहीं थे। वो किताब को पकड़ के अंग्रेज़ों ने अपने और दांव खेले, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी, आगे जाके उनके लिए उनको अलग किस प्रकार से किया जाए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहले ऐसी संस्था बनी, और आगे जाके फिर उसके अलग अलग प्रयोग करते गए। फिर उनका आनंद कारज अलग से बना, यानी हिंदू तरीके से विवाह करते थे, आनंद कारज को स्वीकार किया। ऐसे धीरे धीरे ये विष के बीज बोते गए। वो जो किताबें लिखी थी, वो जो साहित्य था, वो धीरे धीरे उसका उपयोग करके एक तरफ खालिस्तान वालों ने उसका उपयोग किया, दूसरा जब ये सारे भारत के अंदर प्रांत बन रहे थे भाषा के स्तर पर, संघ ने भाषाई प्रांतों का विरोध किया, और गुरुजी ने उसके विरुद्ध भाषण बम्बई में भी किया। लेकिन जब सब प्रांत बन गए तो पंजाब क्यों नहीं बना? तो पंजाब में अगर ये प्रांत बनेगा पंजाबी सूबा, तो कांग्रेस की पावर जाएगी। इसके कारण उसको डिले करते गए, और कई जगह उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स में हेराफेरी हुई, कई जगह सेंसस में हेराफेरी हुई, और ये करते करते एक तरह का एक असंतोष और अप्रसन्नता सिख समाज में डालने का बहुत बड़ा एक अपराध कांग्रेस ने किया। तब संघ ने कहा जब सारे देश में प्रांत बन गए भाषा के ऊपर, तो पंजाब क्यों नहीं बनेगा? पंजाब प्रांत आखिर में बना। फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ छेड़खानी, यानी जो ज़िला स्पष्ट रूप से हिंदी भाषी थे उनको पंजाब में डालना, या पंजाबी सूबे को, पंजाबी जो भाषा ही उनको हरियाणा में डालना, हिमाचल प्रदेश को अलग करना, उसे पंजाबी स्पीकिंग जिले वहाँ डाल देना। ऐसे कुछ वहाँ पर जहरीले बीज भी कांग्रेस छोड़ गई, और इसके कारण वो जो एक असंतोष का वातावरण था, वो वातावरण चलता रहा। बाद में जब अकाली दल की सरकार बन गई, तो सरकार कैसे बन गई, तो उसको तोड़ना चाहिए, तो लगातार उनकी सरकारें तोड़ी गई, इलेक्शन हुए, फूट पड़ी, कांग्रेस फिर शासन में आई। तो हमें शासन करने नहीं दिया जा रहा। इसके कारण आनंदपुर साहब एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसके अंदर कहा गया कि फेडरलिज्म होना चाहिए, हमको ऑटोनॉमी होनी चाहिए, सिख पंथ का प्रभाव होना चाहिए। ये वो
खालिस्तान के फूट के बीज उस समय अकाली दल के इस रेजोल्यूशन में आए। और कभी भी कुछ होता है तो आप ध्यान देंगे, अगर आप पुराने इतिहास में जाएंगे तो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन लाना चाहिए। जब वो शासन में होते हैं भूल जाते हैं, शासन से बाहर रहते हैं बोलने लग जाते हैं। तो ये सारे बीज जो पड़े ये उस समय धीरे धीरे पड़े जब हमने पंजाबी भाषा की बात की। आर्य समाज ने जो बड़ी गलती की, उन्होंने कहा कि सेंसस के अंदर हिंदू अपनी भाषा हिंदी लिखें। गुरुजी को पता चला, गुरुजी ने बहुत झाड़ा, जनसंघ के लोगों को भी झाड़ा, उनको वहाँ के कार्यकर्ताओं को कहा ये कैसे होगा। उसने पब्लिकली डिक्लेयर किया कि पंजाबियों की मातृभाषा पंजाबी है, आपकी संस्कृति पंजाबी है, तो आप कैसे हिंदी भाषा को अपने मातृभाषा बोलते हो, ये गलत है, हर भाषा जो है वो राष्ट्रीय भाषा है। ऐसे कई बातें उन्होंने की। उसके बाद में संघ ने सबक लिया, वहाँ पर फिर पंजाबी भाषा का चलन हुआ, सेंसस में पंजाबी लिखने का आग्रह चला, लेकिन वो भी एक दंश जो था वो अकाली कानून में रहा। और वो जनसंघ ने ऐसा किया, संघ ने ऐसा किया, ऐसा प्रचार हुआ। आज भी आप पढ़ेंगे, साधारणतः पढ़ेंगे कि संघ ने वहाँ हिंदी भाषा के लिए कहा, ऐसा नहीं है। वो जो रेफरेंस है वो मैंने अपनी किताब में दिए हैं, खुद वहाँ के न्यूज़पेपर के रेफरेंस है, वहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस है जो वहाँ पर हुए, और उसके कारण वहाँ का वातावरण बदला। लेकिन ये सारी जो चिंगारियाँ छोड़ते गए उसके कारण खालिस्तान के विषय आगे जाके एक बड़ा विषय बन गया। क्योंकि हमारे पास सितंबर में रोहित भैया आए थे, रोहित पठानिया। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि ये पंजाबी लैंग्वेज वाला जो इशू है ये तो बाद में आया, क्योंकि आंध्र तेलुगु के बेसिस पे डिवाइड हुआ था, तो उस बेसिस पे उन्होंने किया। एक्चुअली उनको तो सिख सूबा चाहिए थी और पंजाबी एज अ लैंग्वेज, पंजाबी सूबा चाहिए था, सिख सूबा नहीं, उनको पंजाबी सूबा चाहिए था। अच्छा। और पंजाबी सूबा में हिंदू भी होंगे ये सबको पता था, लेकिन क्योंकि आर्य समाज ने कहा था कि हिंदी भाषा लिखो, इसका कारण कहीं ने लिख भी होगी, 1951 की बात है, लेकिन उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ा। अब राज्य भाषा, सारे भाषी भाषा सब बने, महाराष्ट्र भी बना, कर्नाटक भी बना, तमिलनाडु भी बना। तेलुगु भाषा के लिए जो जिसने सत्याग्रह किया, जो उसकी जान गई, उसके कारण तुरंत आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। हाँ। लेकिन भाषाई राज्य तो स्वीकार कर लिए थे। हाँ, बट बहुत लोग बोलते हैं कि पंजाबी लैंग्वेज उधर इतनी डोमिनेंट भी नहीं थी, ब्रज भाषा थी जो पहले की प्योर और हिंदी। आप बहुत पीछे जा रहे हो, आप अच्छा। इतने पीछे मत जाइए। आप कहोगे गुरु गोविंद सिंह ने या वो पुराने गुरुओं ने जो लिखी वो गुरु ग्रंथ साहब की भाषा, उसमें ब्रिज भाषा का भी असर था, लेकिन उस भाषा का इन्वेंशन एक गुरु ने ही किया था। अच्छा। गुरु अंगद सिंह या उनके बाद के गुरु ने किया था, जिन्होंने उस भाषा को, जो कश्मीरी भाषा थी, उस भाषा को और थोड़ा चेंज करके उसको, वो लंडी भाषा वहाँ कहलाती है, उसको चेंज करके गुरुमुखी भाषा स्थापित की। तो गुरुमुखी भाषा सिख गुरुओं ने स्थापित की ताकि वहाँ का आम व्यक्ति वहाँ के धर्म और पंथ समझ पाए, उनकी बातें समझ पाए। जैसे ज्ञानेश्वर यहाँ हुए, ऐसे गुरुमुखी की भाषा सिख गुरुओं ने स्थापित की थी, लेकिन वो कोई प्रांत की भाषा थी या केवल सिखों की भाषा, ऐसा नहीं था। लोकल भाषा थी, उसको लिपि मिली थी। ओके। सो ये जब ये सारी चीज़ें जो आपने कही कि ये इतना डिफरेंशिएट हो रहा था, पॉलिटिसाइज हो रहा था, तो उसमें आरएसएस उधर क्या कर रही थी? क्योंकि जब इतना प्रेजेंस था प्री पार्टीशन से, फिर इतने वीकेंड हो गए, पर उसमें इतना गैप आ गया और कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि आज खालिस्तान इतना बड़ा इशू हो गया है। देखिए, घृणा फैलाना बड़ा आसान होता है, नेगेटिव बात करना आसान होता है, पॉजिटिव बात करना, पॉजिटिव बात समझाना मुश्किल होता है। लेकिन संघ ने लगातार ये विषय रखा और हिंदू सिख एक हैं ये भी बात भी रखी, नख और खून का हमारा, चमड़ी और नख का हमारा रिश्ता ये भी बताया। हमारे परिवारों में, पंजाबी परिवारों में जाएंगे, आपको कोई ना कोई आपकी बहू, कोई ना कोई बेटा सिख परिवार में शादी हुई, कोई ना कोई बहू आपके घर में सिख आई। खुद मेरी भाभी सिख है। ऐसा फ़र्क नहीं था। शादी होती थी, पहला बच्चा वो गुरुओं को भेंट करना, इसलिए पहले बच्चा सरदार बनता था। वो धीरे धीरे जैसे शांति होती गई वो प्रथा बंद हुई नहीं, लेकिन घरों में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो उनके परिवार में कोई सिख है, कोई मोना है, ये भी चलता था। तो इसके कारण वो जो वातावरण था उसको अधिक से अधिक बताना, उसको अधिक से अधिक करना, ये संघ ने लगातार किया। जैसे मैंने कहा, भाषा के बारे में भी स्पष्ट मत दिया और पंजाबी सूबा बनना चाहिए भी स्पष्ट रूप से उसके लिए सपोर्ट किया। तो किसी भी प्रकार से वैर भाव न जागे, एकता की भाव बनी रहे। और आमतौर पे सिख तो सारा देशभक्त था ही, उसमें तो कोई शंका ही नहीं। सारे सिख देशभक्त, इक्का दुक्का कोई हमेशा भी बोलता है। अगर यहाँ पर कोई मुल्ला कोई एक मस्जिद में बोलता है सारे मुस्लिम मानते हैं, ऐसा तुम नहीं मानते, तो हम सिखों के बारे में ऐसा क्यों माने? Exactly. लेकिन ये सारा जो इतिहास चला, उसके बाद में जब ये खालिस्तान का शुरू हुआ, उस समय संघ ने प्रखर रूप से उसका विरोध किया और सिख और हिंद में दरार न बने इसके लिए प्रयत्न किए। मैं जय किशन जी करके पुराने प्रचारक के पुराने कार्यकर्ता थे, उनके घर गया था मैं ये पुस्तक के रिसर्च के लिए।
वो तब कमर के नीचे पैरालिसिस हो गया था। उनसे मैंने 3-4 घंटे बातचीत की। उनके सारे कटिंग थे प्रेस के लकीली, कि कैसे उन्होंने मोर्चे निकाले, पब्लिक मीटिंग है जहाँ हज़ारों लाखों लोग आते थे, मोर्चा लेके भारत दिल्ली तक पहुँचे। उन्होंने प्रेसिडेंट से भेंट की, प्राइम मिनिस्टर से भेंट की, होम मिनिस्टर से भेंट की, उनको बार बार बताया क्या चल रहा है, कैसे यहाँ पर विश्व वमन हो रहा है वो भी बताया। और हम अलग नहीं होंगे, उनका एक नारा था कि फिर पाकिस्तान बनने नहीं देंगे, फिर से हम 1947 होने नहीं देंगे। मतलब ये था कि हिंदू सिख में भेदभाव होने नहीं देंगे। प्रखर रूप से विषय रखा, उसके कारण जो पलायन था थोड़ा कम हुआ और हिंदू समाज डटकर खड़ा रहा, सिख समाज भी खड़ा रहा। और आपको पता होना चाहिए कि जब ये टेररिज्म के ज़माने में लोग मरे, 60% सिख मरे, 40% हिंदू मरे। हिंदू बेकसूर थे फिर भी मारे, संघ के लोग खड़े रहे उनको भी मारा, और सिख जो उनका साथ नहीं दिया उनको मारा। और जब चर्बी होती है, टेररिस्ट के हाथ में गन होती है, सबको मारते हैं, उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब उन्होंने बहु बेटियाँ उठानी शुरू कर दी तब सिख समाज को लगा कि बहुत हो गया। मैं उन दिनों जाता था, पंजाब में जाना होता था, तो सबको लगता ठीक है बन गया तो बन गया, जाट आदमी को बोला कोई नहीं बन जाएगा जी खालिस्तान, ऐसे करके मजाक चलते थे। और हिंदू सिख के अंदर खुल के आपस में बहस होती थी, जो आज नहीं होती। एक बड़ा खतरा जो आज हम देख रहे हैं। और वो बहस होती थी और चर्चा होती थी, कोई डरता नहीं था। ये है कि सुबह आप निकले, सूरज डूबने के पहले आ जाओ, सूरज डूबने के बाद बस में बैठे तब गिनते थे पगड़ी वाले कितने हैं, बिना पगड़ी वाला कितना है। ये डर मन में था, लेकिन समाज इकट्ठा था। और वो समाज जो इकट्ठा था वो संघ के प्रयत्न से और अच्छे सिखों के प्रयत्न से इकट्ठा था। और इसके कारण पाकिस्तान, मुझे अपने मनीष तिवारी जो वहाँ के एमपी हैं लुधियाना के, उन्होंने मुझे कहा कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी में जब वो मिले, हम पाकिस्तानी को मिलते थे, तो पाकिस्तान ने कहा कि खालिस्तान का सपना हम पूरा नहीं कर पाए, बांग्लादेश का बदला नहीं ले पाए, क्योंकि वहाँ पर हम हिंदू सिख को अलग नहीं कर पाए। उसके बाद में उन्होंने उसे 90 के बाद में दोबारा नया लिटरेचर खड़ा करना, दोबारा वेबसाइट पे नए नए शरारत करना इतिहास के साथ में, सिखों को पैसे देके भड़काना, ये सारा जो प्रकार हुआ, ये उनकी पहली फेलियर के बाद दोबारा प्रयत्न कर रहे हैं। और अभी हिंदू सिख को अलग करने का जो प्रयत्न इस बार वो शायद सफल होंगे कि ऐसा अपने को लगता है। लेकिन आमतौर पर सिख उसको नहीं मानता। लेकिन एक मानना पड़ेगा कि ये जो तरुण सिख है अपने आप को हिंदुओं से बहुत दूर मानता है। यानी पंजाब के अंदर जहाँ हिंदू सिख में, हिंदू परिवार में सिख बहू या सिख परिवार में हिंदू बहू आना कोई अलग बात थी ही नहीं। वहाँ पर के परिवार में मैं गया, वहाँ पर वहाँ की एक सिख बहू कहती है कि पापा आपने अपनी बहन एक हिंदू परिवार में शादी कैसे कर दी। इतना फ़र्क इतने सालों में आया है। परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अगर हम एग्रेसिवली इनको काउंटर करते रहे तब सफल रहेंगे, क्योंकि आम समाज इसमें नहीं है, इसके लिए भी सफल होंगे। लेकिन ये ऐसा एक रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता, और इसके कारण संघ लगातार प्रयत्न करता है। लेकिन उनका प्रोपेगेंडा के सामने हम काउंटर नैरेटिव करने में सफल नहीं हुए, ये भी मानना पड़ेगा। जब वो गलत इतिहास प्रकट करते हैं, सही इतिहास हमने प्रकट किया जो कि सिख गुरुओं ने लिखा हुआ है, ऐसा भी दिखता नहीं है। दशम ग्रंथ पूरे का पूरा केवल अब समय पटन साहब में है और किसी गुरुद्वारे में नहीं है, क्योंकि उसके अंदर चंडी की आराधना है। इवन नांदेड़ के अंदर पूरा गुरु ग्रंथ साहब नहीं है, उसके अंदर कुछ चैप्टर नहीं है। और गुरु ग्रंथ दशम ग्रंथ ये जो गुरु ग्रंथ साहब के साथ ही कई बार चलता था, जो कि गुरु गोबिंद सिंह ने क्या कि अपना अलग से ग्रंथ लिखा, लेकिन उन्होंने उसको गुरु ग्रंथ साहब में कहा इसमें नहीं डालना, बन चुका गुरु ग्रंथ, अपना गुरु ग्रंथ साहब, इसके मेरी वाणी इसमें नहीं डालना। उनकी सारी वाणी दशम ग्रंथ में, वो जो एक बड़ा पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसको धीरे धीरे निगलेक्ट करने का भी खेल चल रहा है। तो ऐसे कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं जिसके बारे में जागृत रहने की आवश्यकता है। लेकिन होपफुली अभी भी ओवरऑल समाज जो है उसके अंदर ये बंटवारा नहीं हुआ है। जबकि गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा शुरू किया था, और अभी खालिस्तान उसी के बेसिस पे कर रहे हैं और उन्हीं को ही निगलेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो पगड़ी कड़ा, ये 5 कक्के की बात करते हैं, कच्छा कड़ा वगैरह, ये गुरु गोविंद सिंह ने खालसा आर्मी बनाई तो उस समय नियम लागू किया था, पहले सिक्खी में लागू नहीं था। सारे सिक्खी केशधारी होंगे ये भी जरूरी नहीं था, पगड़ी भी जरूरी नहीं थी। इसीलिए सिंध का बहुत बड़ा समाज सिख खुद को सिख बोलता है, वो तो पगड़ी पहनता नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब में श्रद्धा उसकी। ऐसे लोगों ने भी, उनको भी अपने समाज से दूर करने का काम नए ये सारे लोगों ने किया है, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं। अभी कुछ रिसेंटली हुआ है आज या कल में ननकाना साहिब में, जहाँ पे सिंधी सिख जो है उनको उधर होटल में रुकने नहीं दिया जा रहा है, या टेंट में पाकिस्तानियों का खेल है। पाकिस्तानियों ने तो कुछ अपमान भी किया, वहाँ पर डांस गाने भी किए, जिसके बारे में कोई खालिस्तानी बोला नहीं। और मज़ेदार बात, अब देखिए ननकाना साहब केवल 5 किलोमीटर बॉर्डर से था। हमारी सरकार ये नहीं कह सकी
कि सिख तो हमारे साथ आ रहे हैं, वो तो यहाँ रह रहे हैं, तो 5 किलोमीटर और हमारा बॉर्डर वहाँ जाना चाहिए। इतना भी कहने की जहमत हमारी सरकारों ने नहीं की। सिखों के सारे पवित्र तीर्थ अधिकतर पाकिस्तान में है, क्योंकि वहीं पर राज्य था रणजीत सिंह का, वहीं सारे गुरु पैदा हुए थे। सारा जो मैक्सिमम आर्क है वो पेशावर, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, यहाँ का सारा सिक्खी का आधार था, वहाँ सारे गुरु वहीं पर हुए थे। और ये बाद में पार्टीशन के बाद सिख यहाँ पर बड़ी संख्या में आए और वहाँ प्रभाव कम हुआ, तो सारे का सारा क्षेत्र उसमें जो बॉर्डर के पास है उसको तो वापस मांग सकते थे, उसके लिए कॉरिडोर बनाना पड़ा मोदी जी को, ये सारा हुआ। तो ये बहुत सारी गलतियाँ इतिहास की, आज का विषय इतना लंबा खींच नहीं सकते। बिल्कुल। बिकॉज अभी थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट रीजन का बाकी है, तो हम उसको 5-7 मिनट में लेके ज़रूर कवर करने की कोशिश करेंगे, जो ट्राई करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके बुक में लिखा हुआ कि हिंदुइज़्म, क्योंकि आज का नॉर्थ ईस्ट 99% अपने क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुका है, तो उसके अंदर जो हिंदुइज़्म के रामायण और महाभारत के जो रूट्स हैं, जो हिडिम्बा राक्षस महाभारत की, जो भीम की पत्नी है, उनके वंशज बोल लो या रिश्तेदार बोल लो, सब के रूट्स उधर ही है, बर्थ उधर हुआ है। बहुत सारे जो हमारे ऋषि है, भगवान है, वहाँ पे उन्होंने स्वरूप दिखाए हैं। और आज फिर ये जो 99% क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुका है, अब क्या आरएसएस का रोल रहा फिर इसमें? कन्वर्जन यह हमारी संस्कृति से हमारी जड़ें काट देता है, कन्वर्जन हमारे देश से हमारा नाता तोड़ देता है। इसका आदर्श उदाहरण नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहला जो चर्च था, बैप्टिस्ट चर्च अमेरिका का, 1836 में आया था। उन्होंने वहाँ 100 साल मेहनत की है, तब भी सारा समाज तब भी कन्वर्ट नहीं हुआ था। पार्टीशन के बाद भी अगर कन्वर्जन करते हैं और हिंदू विरोध करते हैं, उसका विरोध नेहरू जी ने किया है। उनके वक्तव्य है कि आप कैसे रोक सकते हो। और इनर लाइन परमिट जो अंग्रेज़ों ने बनाया था चर्च के कहने पर कि सारे जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर आप नहीं जा सकते, क्योंकि ट्राइबल सिविलाइजेशन को बचाकर रखना है। ये सोच किसकी है? कॉलोनियल सोच है। यूएसए में क्या हुआ, जितने भी नेटिव कल्चर थे सबको मारा गया, काटा गया, हत्याएं की गई, उनको क्रिश्चियनिटी में लाया गया। अफ्रीकन निग्रोस के साथ जो ब्लैक्स हैं, उनको आजकल हम ब्लैक्स कहते हैं, वही उनके साथ भी व्यवहार हुआ। और बाद में वो बचे हुए लोगों को वहाँ रिजर्व्स में रखा गया। आजकल रिजर्व्स यानी एक कुछ इलाके जहाँ वहाँ का नेटिव ईस्ट रेड इंडियन जिसको कहते हैं वहाँ रहेगा, और हर 4 जुलाई को वो पंख वंख लगा के वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के बाहर डिस्प्ले करेगा। ये वहाँ का हाल हुआ है। ये बहाना करके कि उनके सिविलाइजेशन को लोग ख़राब करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनर लाइन परमिट लाया गया। वहाँ केवल चर्च जा सकता था, वहाँ केवल पादरी जा सकते थे, तो हमारे लोग तो जा ही नहीं सकते थे। और अंग्रेजी सरकार का पूरा उनका साथ था। वहाँ पर तब कन्वर्जन जोर से होना शुरू हुआ। मिज़ोरम, नागालैंड सबसे पहले शिकार हुए, और आज़ादी के बाद में बाकी जो भी राज्य है उनके अंदर भी मिशनरी काम बहुत फैला। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम हुआ है, अभी भी सबसे कम फैला है, लेकिन बाकी क्षेत्रों में काफ़ी फैला है। और नागालैंड और मिज़ोरम ने सबसे पहले खुद को स्वतंत्र घोषित किया, और उसके कारण वहाँ पर बाद में उसी समय तुरंत वहाँ पर फौजें गई, और वो डिस्टर्बेंस तब से शुरू हुई, क्योंकि तुम यहाँ के हो ही नहीं, तुम्हारी नेशनलिटी अलग है, तुम भारतीय नहीं हो, ये सारा हिस्सा भारत का था ही नहीं, ये सारा इतिहास गढ़ा गया, उसके ऊपर उनके अंदर अलगाववाद पैदा किया गया। और जब कोई चर्च में जाता है, क्रिश्चियन बनता है, तो उसको तुम अभी अपनी मूर्तियाँ तोड़ दो, अपने स्क्रिप्चर जला दो, अपने बाकी फैमिली मेम्बर से रिश्ता तोड़ दो जब तक वो क्रिश्चियन नहीं बनता। इस प्रकार से समाज को तोड़ने का काम। तो वहाँ पर इंडिजिनस जो ट्राइबल थे, बड़े दबे हुए थे, उनको शक्ति देना ये संघ ने शुरू किया। आप हिंदू हैं, आप जो भी ट्राइबल हैं, आप अपने फेथ को बचा कर रखिए, उसके ऊपर गर्व करिए। तो इंडिजिनस फेथ मूवमेंट वहाँ पर चली, और विश्व हिंदू परिषद का सबसे पहला अधिवेशन प्रयाग के बाद आसाम में हुआ। तब उस समय आसाम था, उस समय नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्य नहीं थे। और वहाँ पर जब ये वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का अधिवेशन हुआ और वहाँ पर अन्य ट्राइब के लोग आए, तो उनको कहा गया तुम तो हिंदू हो ही नहीं, तुम तो गाय खाते हो, तुम तो प्रकृति की पूजा करते हो, तो एनिमिस्ट है, ये हिंदू नहीं है, ऐसा कहा गया। तब गुरुजी ने कहा हम भी प्रकृति की पूजा करते हैं, हम भी तुलसी की पूजा करते हैं, हम भी नाग की पूजा करते हैं, हमारे में फ़र्क क्या है? जहाँ तक खाने का प्रयोग है तो इनके खाने की आदतें अलग थी, आहार अलग था, उस समय शायद आहार नहीं मिलता होगा। जैसे जैसे हमारे साथ इंटीग्रेट होंगे ये धीरे धीरे ये भी आदत छोड़ देंगे, उनको हम हिंदू मानेंगे, लेकिन उनका जो पंथ है वो पालन करें, अपने ट्राइबल कल्चर को फॉलो करें। इस प्रकार से वहाँ जगह बनाई। वहाँ पर चर्च का बहुत इतना जोर था कि वहाँ पर शाखा भी लग नहीं सकती थी।
वहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त मना नहीं सकते थे, उसको ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाता था और 3-3 4-4 दिन वहाँ हड़तालें चलती थी। और उसके बाद में वहाँ पर सेवा कार्य शुरू किए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू किए, सेवा कार्य शुरू किए। ये सारा करते करते धीरे धीरे उस समाज को अपने पैरों पे खड़ा किया, उनको अपने प्रति गर्व उनका खड़ा हुआ और हम रह सकते हैं, जी सकते हैं, हमको सपोर्ट है, ऐसा करके वहाँ पर संघ ने वातावरण खड़ा किया। वहाँ पर जो चकमा रिफ्यूजी जो बांग्लादेश से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, उस समय बांग्लादेश नहीं था, उनके लिए मदद करना, रियांग जिनको वहाँ के क्रिश्चियन कन्वर्टेड ट्राइबल मार रहे थे उनको मदद करना, उनके लिए शरणार्थी शिविर पर चलाना, ये सब किया। तो वहाँ के मूल जो वहाँ के उनके विचार थे, ट्राइबल थे, उनको शक्ति देना, ये काम संघ ने किया। और संघ को वहाँ के लोगों को भारत के अन्य समाज के साथ जोड़ के रखना, इसका बहुत बड़ा काम, क्योंकि उनके लिए कोई काम होता नहीं था। इलेक्शन हो गए, पैसे खिला दिए पॉलिटिशियन को, सत्ता पे आ गए, बाद में नॉर्थ ईस्ट को देखता भी नहीं था। वो परिवर्तन 2014 के बाद आया। तो उस समय वहाँ के समाज को भारत से जोड़ के कैसे रखना, वहाँ स्कूल चलाना, वहाँ के बच्चों को यहाँ लेकर आना, यहाँ के बच्चों को वहाँ लेकर जाना। जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रयोग है, वो प्रयोग उसी से प्रेरित हुआ था। और कितना कठिन था, एक उदाहरण केवल दूंगा। यहाँ पर डोंबिवली के एक स्वयंसेवक थे, नाम मुझे ध्यान में नहीं आया, बात में रह गया। उनको गुरुजी ने कहा, पुस्तक में उनका नाम, उनको गुरुजी ने कहा कि आप तो भी उम्र होगी आपकी, अब वहाँ जाके काम क्यों नहीं करते, वहाँ स्कूल चलाइए। तो उन्होंने वहाँ पर मान लिया और वहाँ पर उन्होंने आसाम में जाके स्कूल में काम शुरू किया। स्कूल कहाँ, तो उखरुल नाम का एक गांव है जो म्यांमार से 6 किलोमीटर बॉर्डर के दूर है। वहाँ जाने के लिए 2 दिन 3 दिन पैदल टाइम लगता है। वहाँ जाके स्कूल उन्होंने शुरू किया। उनको लगा कि यहाँ के लोग तो बड़े कटे हुए हैं मुख्य भारत से, तो यहाँ के बच्चों को वहाँ लेकर जाऊँगा, वहाँ के बच्चों को यहाँ लाऊंगा, तो थोड़ा इंटीग्रेशन होगा, लोगों को लगेगा हम भी भारत के ही हैं, हम दूर के नहीं हैं। ये करने के बाद में कह तो दिया, गांव वाले माने नहीं, क्योंकि वहाँ जो दूसरे विरोधी थे उन्होंने कहा ये तो आपके बच्चे को ले जाएगा, वापस नहीं लाएगा, उसकी किडनी चुरा लेगा, वगैरह वगैरह, बहुत प्रयोग की, बहुत प्रकार के उनको डराया। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, मेरे साथ एक बच्चा है, इसको आप रख लो। बच्चा उनका बेटा नहीं था, बच्चा उनका विद्यार्थी था। वो बच्चा आज भी जिंदा है, आज भी वो डोंबिवली नॉर्थ ईस्ट के लिए काम कर रहा है। हाँ जी, जयवंत जी। तो आपको टीचर का भी नाम होता है, कोई बता दीजिए, मेरे दिमाग से अचानक निकल गया, किताब में है। तो उन्होंने, लोग मान गए, उन्होंने बच्चा अपने पास रखा और इनको जाने दिया। ये तो वापस आ गए। यहाँ से शुरुआत हुई। यह जो त्याग की भावना, यह जो अपनत्व की भावना, इस प्रकार झगड़ा, महाराष्ट्र नॉर्थ ईस्ट का पेरेंट स्टेट है। जब पहले प्रचारक मांगे एकनाथ रानडे जी ने, उस समय सरकार्यवाह थे, तो 10 जो प्रचारक है उसमें 8 महाराष्ट्र के थे, एक राजस्थान का था, एक पंजाब का था। वहाँ पर लगातार, अब कोई भी प्रचारक का महाराष्ट्र का होगा, अपने अभी भी जो अपने प्रांत प्रचारक है वो भी 20 साल नॉर्थ ईस्ट में थे। मोहन राव भी थे। महाराष्ट्र का शायद ही कोई प्रचारक होगा जिसने नॉर्थ ईस्ट में काम नहीं किया। तो वो जो जुड़ाव है सारे होस्टल ट्राइबल के यहाँ पर महाराष्ट्र में है, ये जो काम किया नॉर्थ ईस्ट में, उसका प्रभाव आज आप देख रहे हो। उसके पीछे 70 साल का त्याग, तपस्या। और वनवासी कल्याण आश्रम, आपने जो महाभारत वगैरह की बात की, मैंने कुछ 1-2 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ मैंने यूट्यूब किया था। उसमें एक विद्वान आए थे त्रिपुरा के, उन्होंने कहा हमारे म्यूजियम में ऐसी किताबें पड़ी हैं जिसके अंदर 1000 साल 1500 साल के पहले हमारे और भारत के राजघरानों के रिश्ते हैं, और हमारे रिश्ते अयोध्या के राज्य से भी हैं। ये ऐसी किताबें हैं हमारे पास। इदुमिश्मी ट्राइब बोलता है कि रुक्मिणी यहाँ की थी और रुक्मिणी की शादी कृष्ण से हुई। आज भी वहाँ पर वो रुक्मिणी को अपना मानते हैं और उसके त्यौहार मनाते हैं। ऐसे जिन्होंने अभी इन्होंने बात की इसकी, हिडम्बा और उसके बेटे घटोत्कच की, परशुराम कुंड है वहाँ पर। आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो वहाँ के जो प्राग ज्योतिषपुर है वो आसाम है, उसने युद्ध में कैसे हिस्सा लिया उसकी भी जानकारी है। तो ये पहले से भारत एक था, लेकिन इस प्रकार का विचार, इस प्रकार के सेपरेटिस्ट विचार, ये चर्च द्वारा वहाँ स्थापित किए गए, जिसको तोड़ने में इतने साल लगे। और इसमें वनवासी कल्याण आश्रम का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने कहा ना कि विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, विवेकानंद केंद्र, ये सारे लोगों ने काम किया। रामकृष्ण मिशन ने भी काम किया, जय गुरुदेव ने भी काम किया, क्योंकि वहाँ पर शाखा लगाना, इस दबदबे के कारण चर्च का इतना दबदबा था और इतना हिंसा का स्वरूप था। कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सबका वहाँ पर चर्च से संबंध है। और एक और प्रश्न मैं कर सकता हूँ कि कभी भी सारे भारत में नक्सल हो, टेररिस्ट हो,
कभी भी कोई भी चर्च का आदमी नहीं मरता, कभी किडनैप नहीं होता, महाराष्ट्र से लेकर आसाम तक। क्यों नहीं होता? ये प्रश्न क्वेश्चन मार्क है, इसका उत्तर आपको ढूंढना है। सो नॉर्थ ईस्ट का टॉपिक पे ये चीज़ से एंड करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली तक मणिपुर बहुत हॉट टॉपिक था। जैसे अपने बुक में लिखा है, तब मिज़ोरम के जो मिज़ो क्रिश्चियंस थे, वो बुद्धिस्ट चकमास है या हिंदू ब्रूज है, वो ब्रू लोगों को त्रिपुरा में बसाना पड़ा। और यही आज हम देख रहे हैं कि जो मणिपुर में हो रहा है। तो ये चीज़ आज आरएसएस क्या कर रही है? दो बातें मैं बताना चाहूँगा। 2014 तक लगातार नॉर्थ ईस्ट में कभी भी शांति से नहीं बीते। मणिपुर इज़ द मोस्ट अफेक्टेड स्टेट। मणिपुर के 2 ही हाईवे हैं, आप 2 हाईवे बंद कर दीजिए, मणिपुर बंद हो जाता है। जब मर्जी फिजो अपने मिजोरम वाले, जब मर्जी नागालैंड वाले हड़ताल करेंगे, उसको ब्लॉकेड कर देंगे मणिपुर को। मणिपुर में 100 साल तक 100 दिन तक ब्लॉकेड चले हैं। यानी पेट्रोल महंगा हो जाता है, अनाज नहीं मिलता, दाल नहीं मिलती, ब्लैक होती है। वहाँ के लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, न्यूज़ नहीं बनता। क्यों? मणिपुर में क्या रखा है? छोटा सा एक राज्य है कहीं पर। पिछले 6 साढ़े 6 साल में जो शांति नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर सारे भागों में हम देख रहे हैं, वो पिछले 70 साल के संघ की मेहनत, वहाँ का विकास और बाद में मोदी सरकार द्वारा वहाँ किया गया भरपूर विकास, उसके कारण उनके लोगों को लगता है हम तो यहीं पर अच्छे हैं, हमारा ही देश है, हमारे लिए इतना ध्यान रखा जा रहा है। वहाँ पर अरुणाचल में जाने में 15-15, 16-16 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में आदमी वहाँ ब्रिज क्रॉस करके ब्रह्मपुत्र पे पहुँच जाता है। ये सारा जो काम किया, इसके कारण वहाँ एकात्मता जागी है। लेकिन जो इंटर ट्राइबल, इंटर रिलीजियस, इंटर स्टेट जो भी वाद विवाद थे, आसाम और मणिपुर के अंदर लगातार गड़बड़ चल रही थी। हाँ जी। अभी संधि हो रही है। इस प्रकार के छोटे छोटे झगड़े जो हमेशा ढके रहते थे, वो उनको भी शांत करने का काम आज चल रहा है। और संघ की भूमिका है कि सभी यहीं के लोग हैं। वहाँ पर मैतेई समाज वैष्णव समाज है, अपने आप को हिंदू मानता है, वैष्णव मानता है। और जो कुकीज़ हैं वो म्यांमार से आए हुए लोग हैं। जो वहाँ पर हिंसा हो रही है वो कुकीज़ और मैतेई लोगों से अधिक। और मज़ेदार बात क्या है कि मैतेई समाज में रिजर्वेशन नहीं है, उनको शेड्यूल ट्राइब में गिना नहीं जाता। पहले की गलती से उन्होंने कह दिया हम शेड्यूल ट्राइब में क्यों जाएंगे, अब उनको गलती लग रही है। नौकरी में रिजर्वेशन नहीं, काम के अंदर कोई लाभ नहीं, किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता, तो हमको शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करो। वो 30 साल से कोर्ट में केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दी, वो तो बीजेपी के कारण नहीं दी। ये सारा जो काम हुआ जब इस प्रकार का, और दूसरी तरफ से जो म्यांमार से कुकी आ रहे हैं, वहाँ पर पॉपी की कल्टीवेशन, वहाँ पर स्मगलिंग, ये सारा काम चलता है। आसाम के, यहाँ के मणिपुर आसाम के बॉर्डर के, मणिपुर बॉर्डर के उस तरफ ऐसा इलाका है जहाँ ये सारे टेररिस्ट इकट्ठे रहते हैं। यानी कुकी भी, मैतेई भी, नागा भी, मिज़ो भी, वो ऐसा वॉर जोन है जहाँ पर वो मिलकर काम करते हैं। वहीं पर चाइना से हथियार आते हैं, वहीं पर सारा खेल चलता है। ऐसा एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वहाँ पर है। उसको आसानी से आप डुअलिटी में नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आपने कुछ किया नहीं। वो इतनी विस्फोटक परिस्थिति है जिसको 6 साढ़े 6 साल के अंदर शांति मिल रही थी, उसको ऐसे कारण बना के भड़काया गया, जिसके अंदर स्मगलर भी थे, पॉपी कल्टीवेटर भी थे, और उसके अंदर कुछ ना कुछ अन्य लोगों का भी रोल रहा होगा। तो उसके अंदर ही अचानक ऐसा हुआ कि उसको कंट्रोल करने पर इतने वहाँ पर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, इतने राज्य बने कैसे? यानी हर ट्राइब कहता है कि मुझे अलग स्टेट दे दो, कहीं पर उसके लिए रिजर्व एक अलग से, फिर बाद में अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, कोई काउंसिल बनाई जाती है। ये सारा जो प्रकार है, ये सारा वहाँ चला है। और उसको तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर आकर संतुष्ट करना उनको लगना कि हम भारत के भाग हैं, ये सारा काम जो किया पिछले सालों में, उसका एक नेगेटिव जो थोड़ा वो हमें मणिपुर में देखना मिला, वो भी धीरे धीरे शांत होगा। लेकिन हम सब एक हैं, हम सब एक ही माँ के पुत्र हैं, एक हमारी संस्कृति एक है। ये भाव बार बार जगाना, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में हो। सांस्कृतिक हमारा राष्ट्र एक है, हमारे परंपराएं एक है, उसको बार बार उजागर करना और उनको बाहर लाके हम कैसे, किस प्रकार से हम इकट्ठे हैं, हम एक हैं, हम एक ही राष्ट्र के सुपुत्र हैं, ये सारी बातें बताने का काम जो संघ ने इतने साल किया। उसके कारण आप सोचिए कि संघ नहीं होता तो क्या क्या हो सकता था, ये आप सोचिए। अभी उससे उल्टा एक पाकिस्तान है, कितने पाकिस्तान बनते हैं। बांग्लादेश, आसाम में क्या होता है, जो घुसपैठिए थे, वहाँ से आने वाला बांग्लादेश का जो रिफ्यूजी है वो 2 प्रकार का, एक है जो सताया हुआ है, परसिक्यूटेड, और दूसरा जो इकोनॉमिक लाभ के लिए आता है। जो सताया हुआ कौन है, तो वहाँ का हिंदू बुद्धिस्ट सताया हुआ यहाँ पर आता है। शेड्यूल कास्ट वहाँ का जो है सताया हुआ, हम मंडल की बात नहीं करेंगे, समय नहीं है। और
दूसरे ऐसे लोग जहाँ पर वहाँ से मुस्लिम आता है कि यहाँ पर तो बंगाल में तो अभी कुछ, बांग्लादेश में कुछ है नहीं, भारत में जाके खेती बाड़ी करेंगे, पैसे कमाएंगे। ऐसे लोग हैं जो सुबह बांग्लादेश से आते हैं, काम करके वापस चले जाते हैं, ऐसे भी बॉर्डर है वहाँ पर। ये सारा जो प्रकार है उसके अंदर अल्टीमेटली जब ये शुरू हुआ एजिटेशन कि सारे फॉरेनर्स को निकालो, सभी का नाम था। संघ ने बार बार आग्रह से विषय रखा, सुदर्शन जी थे उस समय वहाँ के क्षेत्र प्रचारक, कि वहाँ से जो सताया हुआ हिंदू आता है और जो दूसरे लोग आते हैं, फ़र्क होना चाहिए। तो जब भी ये कानून बनेगा तो हम उनको नहीं निकाल सकते। इसके कारण कई साल संघों को गालियाँ भी खानी पड़ी एजीपी से भी, और बाद में धीरे धीरे ये विषय आया और जो सीए बना, जिसके अंदर कहा गया कि ये जो सारे एक तरह से के नॉन मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिमों ने तो अपना देश ले ही लिया था, अब इस नॉन मुस्लिम वो मुस्लिम देश लेने के बाद में अगर वहाँ आपस में नहीं मिल के रह सकते, वो जिम्मेवारी तो हमारी नहीं है। अगर कोई भाई झगड़ा करता है और अपना घर अलग बनाता है, बाद में उनको अंदर दोबारा झगड़े होते हैं, तो मैं तो उनको दे चुका ना जो देना था, तो उनका क्या हक है यहाँ पर। जो लेकिन वहाँ फंस गए, जो उनकी गलती के कारण नहीं फंसे, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनका साथ कौन देगा। गांधी ने कहा था कुछ होगा तो हम बैठे हैं, लियाकत अली पैक नेहरू को कहा था कि हम तुम्हारे लिए बैठे हैं, बैठा था कोई नहीं। तो जो लाखों करोड़ों की तादाद में उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए कौन है? उनके लिए केवल भारत है। इसके लिए सीए का कानून बना, उसके अंदर भी लगातार ये मनाना आसाम के अंदर कि ये इनको हम कहीं भी रहें, आसाम में रहें, बाहर रहें, लेकिन ये वापस नहीं जा सकते, इसलिए इनको आप घुसपैठिए नहीं बोल सकते, इनको आप निकाल नहीं सकते। ये बार बार विषय रखा गया और उसके कारण आज आप जो वहाँ वातावरण देख रहे हैं, इसके कारण वातावरण ऐसा बना है। उसके कारण आज नॉर्थ ईस्ट में शांति है। ठीक है, एक प्रांत के अंदर गड़बड़ हो रही है, वो भी शांति होगी, क्योंकि ओवरऑल सबको पता है कि भारत ही हमारा तारणहार है, भारत के साथ में रहना हमारी लक्ष्य है, हम भी भारत के ही हैं। ये आज उनको 70 साल बाद अनुभव होने लगा। बातें करते थे, अनुभव नहीं था, आज अनुभूति होने लगी। 26 जनवरी मनाई जाती है, 15 अगस्त मनाई जाती है, ये सारे परिवर्तन अब हुए। इसके साथ हम मेरा पर्सनल डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो सिर्फ 2 क्वेश्चन लेंगे ऑडियंस से। JNK के बारे में कुछ वाल्मीकि समाज का भी एक इशू था, उसके बारे में थोड़ा अगर आप डिटेल से मैंने बता बताया ना, कहाँ आपने के थे, शायद कहाँ ध्यान के से थे ये सुना लोग? नहीं। मैंने बताया कि वाल्मीकि समाज जो कि शेड्यूल कास्ट समाज है, उसको जब जम्मू कश्मीर बना, वहाँ साफ़ सफाई के लिए भी कोई नहीं था, क्योंकि वो तो अपने आप को गिनते हैं बहुत उच्च भ्रू। तो उन्होंने मना के वहाँ से बुलाया पंजाब में, पंजाब से जम्मू कश्मीर, उनको वादा किया आपको सब रहने खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, आपको यहाँ पर नागरिक बनाएंगे वगैरह। कई वादे झूठे सच्चे किए होंगे। वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ पर काम वाम किया, पढ़ लिख गए, लेकिन जो नागरिकता कानून बनाया उन्होंने 1982 में, उसके अंतर्गत उनको कोई भी राइट्स नहीं थे। तो जैसे मैंने कहा कि स्वीपर का बेटा, क्योंकि उस समय जो आया था वो स्वीपर का बेटा स्वीपर ही बनेगा, स्वीपर की बेटी स्वीपर ही बनेगी, चाहे PhD कर ले, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी कर ले। वो बहुत बड़ा अन्याय था। वो भी 370 जाने के बाद 35 से जाने का अन्याय खत्म हो गया। और उसके बारे में भी मैंने YouTube किया था और उन्होंने बहुत कहा कि हमारा जीवन बदल गया। वहाँ की वाल्मीकि समाज की लड़की, वहाँ की जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू जो 70 साल तक बिना किसी सहारे के रहे, वो भी लड़की लड़के बुलाए थे और उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो हमारी डिग्निटी वापस आई है, हमारे लिए हमारा जीवन वापस आया। सिटीजन नहीं, डोमिसाइल भी मिल गया। मैंने जम्मू कश्मीर की संख्या, मैंने पंजाब से आए, सॉरी पाकिस्तान से जो पंजाब के लोग सियालकोट डिस्ट्रिक्ट वगैरह के आए थे, उनका बताया कि आज की तारीख में उनकी आबादी लगभग 10 लाख हो गई। इतना ही नहीं, इवन वो हो गया आपका विषय पूरा, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, वहाँ के भी जो शिया मुस्लिम आते थे उनको भी नागरिकता नहीं देते थे लोग, क्योंकि सुन्नी प्रधान ये प्रांत था, तो शिया को स्थान नहीं देना। वहाँ से हमें शिया और वहाँ से हमें POJK के नागरिकों को भी नागरिकता मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। वो भी अब जाके मिल रही है धीरे धीरे। कश्मीर में राजा हरि सिंह जी ने कहते हैं, मतलब एक जगह पे मैंने पढ़ा है कि उन्होंने विलय के लिए ये शर्त रखी थी कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाइए तो मैं विलय करूंगा। ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। ऐसा नहीं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन। व्हाट्सएप पे बहुत सारे नए नए ज्ञान आते रहते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। वो शर्त रखने लायक थे ही नहीं, वो उनको कहीं ना कहीं जाना था। कोई सरदार पटेल के बारे में किसी को शर्त रखने की औकात ही नहीं है, कह रहे वर्ड जरा ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, लेकिन कोई ऐसा कह नहीं सकता था। तो सर महाराजा भी, मैंने कहा ना, नेहरू को द्वेष था, महाराजा हरि सिंह को द्वेष नहीं था, नेहरू को द्वेष था। और वो इस परिस्थिति में थे ही नहीं कि वो डिक्टेट करें टर्म्स। मैंने बताया ना आपको, क्या था कि सारा रास्ता जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान की तरफ से था, यहाँ से रास्ता था ही नहीं।
तो उनको लगा कि मेरी सिक्योरिटी कहाँ से, मेरा रास्ता कहाँ से जाएगा, बाहर कैसे जाऊँगा, हमारे लोग जाएंगे आगे कैसे, ये विभ्रम में थे। लेकिन अपने आप को हिंदू मानते थे, अपने आप को भारत के करीब मानते थे, इसलिए उन्होंने गुरुजी से बात की। लेकिन उनके अपने भ्रम था और उनको लगा नहीं था कि पाकिस्तान पूरा हमें खा जाएगा, जबकि जिन्ना ने कहा था अगली गर्मियाँ मैं कश्मीर में मनाऊंगा, ये उसका वाक्य था। सर, जैसा आपने कहा कि इंडिपेंडेंस के पहले संघ का सिंध में काफ़ी प्रेजेंस था, बट आज जब हम देखते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ पे जितनी एट्रोसिटीज़ जो कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो सबसे ज़्यादा सिंध में हो रही है। अभी 2 दिन पहले की बात है, जो हिंगलाज माता मंदिर है उनको भी तोड़ा गया। तो सर, करंट में संघ क्या अप्रोच है, गवर्नमेंट को वो कैसे कन्वे करेगी कि आज जाके सिंध में प्लीज़ इसको स्टॉप कीजिए, इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी? सीए आया ना, सीए लागू नहीं हुआ, लेकिन सीए लाने के पीछे संघ की मेहनत है ना। ओके, संघ ने लॉबिंग की तभी वो विषय आया ना, संघ ने की, औरों ने की, इसके कारण लॉ आया। लेकिन पाकिस्तान में जाके हम लड़ नहीं सकते ना, या तो वहाँ के सिंध के लोग कभी से सत्याग्रह कर रहे हैं, हमको भारत, हमको इंडिपेंडेंस दो, जीए सिंध मूवमेंट कब से चल रही है। लेकिन इतनी कम संख्या और इतना निहत्थे हैं वो लोग कि वहाँ पर लड़ नहीं पाते। अभी यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ऐसा कानून है, जो भी यहाँ आता है उसके एनिमी कंट्री है, उसके वीज़ा के एक डिटेल चेक होते हैं बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू भारत। उनको पता है जो गया वापस जाएगा ही नहीं, इसके बावजूद वीज़ा तो मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सीए लागू नहीं है, इसके कारण बहुत लंबा प्रोसेस, आपको 11 साल में रिफ्यूजी से सिटीज़न का स्टेटस आज भी मिलता है, ऐसा नहीं कि आज नहीं मिलता, लेकिन प्रोसेस बहुत टायरिंग है, कॉम्प्लेक्स है। तब तक क्या करें वो लोग, लिमिटेड उनको राइट्स मिलते हैं, स्कूल में पढ़ने जा सकते हैं, लेकिन नागरिकता नहीं मिली है। इसके कारण ये सारा आया था। विषय आगे बढ़ेगा, उसके लिए लगातार विषय उठते रहेंगे, जहाँ जहाँ उनको सहायता कर सकते हैं करते हैं अपने लोग, और उनको बसाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे आपने कहा कि हम पाकिस्तान में आके कर नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, बट पाकिस्तान ज़रूर इंडिया में आके लड़ता है। वो देखिए ऐसा है ना कि यहाँ उनका 5th कॉलम है, ठीक है ना, तो इतना कहना काफ़ी है बस वही। और वो केवल 5th कॉलम मुस्लिम ऐसा नहीं है, हमारे सेक्युलर भी है, हमारे कम्युनिस्ट भी हैं। तो जब उनके पास एक कोलैबोरेटर बैठे हैं तो उनको क्या समस्या है, हमारे वहाँ कोलैबोरेटर नहीं है ना। वहाँ का हिंदू अपने आप को पाकिस्तानी ऑनेस्टली मानता है, वो गद्दारी नहीं करता। सो इसी के साथ यहाँ ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, धन्यवाद।